हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आपके बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत ही करीब है, तो नज़दीक है, तो मेहनत से पढ़ रहे होंगे। एक चैप्टर जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, मैं यूँ कहूँ कि केमिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा है, तो वो है मेटल एंड नॉन मेटल का। अच्छा, रीज़न क्या है? बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का वेटेज ज़्यादा है, बट आप पिछले 5 साल को देखोगे तो जिस हिसाब से, जिस पैटर्न से क्वेश्चन मेटल और नॉन मेटल से आ रहे हैं, बहुत ईजी और सिंपल, उस लिहाज से भी देखा जाए, मार्किंग के हिसाब से भी देखा जाए, ओवरऑल ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में कुछ अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग टॉपिक्स हैं। आइए हम उन सब चीज़ों को कवर करते हैं। बहुत सिंपल तरीके से आपको मैं एनसीईआरटी, पीवाईक्यू सारी चीज़ें ऐड करवा रहा हूँ। आप बस ध्यान से देखते जाइए और पढ़ते जाइए, ठीक है ना। चलिए, और आई थिंक ये वीडियो जैसा भी रहेगा, एक पार्ट या 2 पार्ट में जैसा भी रहेगा वो आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहली चीज़ हम शुरू करते हैं बेटा, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक, एक ही वीडियो आपका है, टेंशन खत्म हो जाएगा, पेपर यहीं से आएगा। ये सारी चीज़ें आप देखिएगा, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। चलिए देखते चलते हैं। सबसे पहले आपको एलिमेंट, तो आप क्लास 9 से पढ़ कर आए हैं, एलिमेंट तो पढ़ाने की जरूरत है नहीं, जो भी पीरियोडिक टेबल में दिए हुए हैं। अब उनके अंदर क्लासिफिकेशन, बंटवारा किया गया है कि कौन से मेटल हैं, कौन से नॉन मेटल हैं और कौन से मेटालॉइड हैं। तो आप प्रॉपर्टीज को पढ़ोगे। बेसिक चीजें क्या होती है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन को देता है वो मेटल कहलाता है ना। तो मैं एक सिंपल लाइन यहाँ अगर मैं ऐड कर लूँ, एक सिंपल लाइन, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, है ना, सिंपल। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, देते हैं, तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन देते हैं। और अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन देता है तो कौन सा चार्ज आता है उसके ऊपर, प्लस चार्ज आता है। और ये क्या करते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेते हैं, है ना। नॉन मेटल नॉर्मली इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, माइनस चार्ज आता है। और मेटालॉइड क्या होते हैं, दोनों, दोनों के बीच, है ना, जिनमें दोनों प्रॉपर्टी होती है। तो आपको ये समझ में आ गई होगी सिंपल लैंग्वेज में क्या कहना चाहते हैं। दोनों दोनों नेचर होता है, दोनों प्रॉपर्टी होती है, दोनों का मिला जुला होता है वो। अब आपको कैसे याद रखना है कौन मेटल कौन नॉन मेटल है, ये आपके सामने पीरियोडिक टेबल है, ये आपके सामने पीरियोडिक टेबल है। ये आप ध्यान से देखिए, मेटालॉइड के अंदर ये BSiGa है ना। तो मैंने इसको इस तरीके से याद किया है, मेरा जो अपना है बसी, देखो बसी है, जी है ना, अस, 2-4 बार आप पढ़ोगे याद हो जाएगा। कोई अस, सब, है ना, टी, और कई बार पीओ को भी ले लिया जाता है, कई बार, है ना, पीओ को भी ले लिया जाता है, तो कोई मसला नहीं है इतना। तो आपको ये समझना है, ये जो आपको दिया हुआ है पीला पीला, ये मेटलॉइड है। इनके राइट साइड में जितना आपको पिंक कलर का दिख रहा है, ये सारे नॉन मेटल हैं, और इस तरफ क्या है, मेटल है। तो आपको मोस्टली क्या मिल जाएंगे, देखो अच्छा, हाइड्रोजन के बारे में चर्चा करते हैं, तो हाइड्रोजन एक नॉन मेटल होता है ना। इसको मेटल की कैटेगरी में खाली यहाँ रखा गया है बंटवारे में, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इतनी चीजें आपको खाली दिमाग में देखना है कि भाई ये देखो इतने हैं, ये है ना, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये है ना, ये सारी चीजें आपको क्या है, मेटालॉइड है। बाकी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे क्या है, मोस्टली आपको मिल जाएंगे इनमें। अच्छा, याद भी क्या करना है आपको, कार्बन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, बाकी इनर्ट गैस को तो आप जानते हैं, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इतना ही याद करना है। अगर मैं आपसे मार्क कर दूं तो आपको याद कितना करना है, अगर हाईलाइट थोड़ा सा कर दूं, नॉन मेटल बाकी आपको पहचान जाएंगे। देखो ये जितने भी आपके मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, है ना, ये आपको तो याद ही होना चाहिए, क्योंकि नॉन मेटल में यही लोग आएंगे आपके पास, और कोई नहीं आएगा। तो इतना जो मैंने हाईलाइट किया है, आपको बस इतना ही ध्यान देना है। ये सारे क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। इनर्ट गैस का कोई लोचा है नहीं, लेना देना कोई है नहीं, कोई रिएक्शन वेक्शन करता नहीं, कोई मसला है नहीं हमारे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी क्या क्या होती है, इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, आपको पीवाईक्यू के हिसाब से आपको अभी दिखा दूंगा। चलिए फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर चलते हैं। तो आपको ध्यान क्या देना है, सबसे पहले देखो, जो जो मार्क करें, स्ट्रेट, जितने भी मेटल होते हैं सबको पता भी मेटल के अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो वो सॉलिड होते हैं ना, नॉर्मली एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी क्या होता है, लिक्विड। तो आपको ध्यान क्या देना है, मरकरी, मरकरी एक क्या होती है, लिक्विड होती है। दूसरा, नॉन मेटल ऑल, यानी सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, गैस भी होते हैं, बट आपको ध्यान क्या देना है कि ब्रोमीन क्या होती है, लिक्विड होती है। पहला पॉइंट क्लियर, ठीक है। चलो, लस्चर, लस्चर का मतलब क्या होता है बेटा, चमक होती है। दे पॉसेस लस्चर, सही बात है, मेटल के अंदर, धातु के अंदर चमक होती है, शाइनिंग होती है, ठीक। और इसके अंदर कोई भी लस्चर नहीं होती, लेकिन किसके अंदर, एक्सेप्ट आयोडीन। ये आपको ध्यान देना है, आयोडीन एंड ग्रेफाइट, जितना हाईलाइटेड पोर्शन है आपको वही ध्यान देना है, ठीक। नॉर्मली मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी अभी आएगा। मैलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, मार मार के चपटा कर दो। मैलिएबिलिटी का मतलब मार मार के चपटा कर दो, शीट में कन्वर्ट कर दो। डक्टिलिटी का मतलब क्या है, डक्टाइल, ती, तार बना दो, क्या बना दो, तार।
तो आप मेटल का तार बना सकते हो, चिपटा कर सकते हो, देखो पतली पतली शीट मिलती है आपको, लेकिन नॉन मेटल को नहीं कर सकते, सिंपल बात। हार्डनेस, हार्डनेस का मतलब क्या होता है, जितने भी मेटल होते हैं वो जनरली क्या होता है, जनरली यहाँ पर क्या वर्ड लिखा है, जनरली क्या होते हैं हार्ड, लेकिन जो एल्कलाई मेटल है, एल्कलाई मेटल का मतलब क्या होता है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सारे लोग बहुत सॉफ्ट होते हैं, बात समझ में आ गई। तो ये क्या है, सॉफ्ट हैं, तो आप यहाँ ऐड कर सकते हो, लिख सकते हो कि भैया ये सारे लोग क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, बात समझ में आई। ये सारे क्या, इसे अल्कली मेटल बोला जाता है, क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, सोडियम और पोटेशियम ये सॉफ्ट होते हैं, पहली चीज आपको समझ में आ गई। दूसरा, नॉन मेटल क्या होता है, इनके अंदर अलग अलग हार्डनेस होती है, हम सिर्फ डायमंड की बात करेंगे। नॉन मेटल में सिर्फ डायमंड ऐसा होता है जो हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है, क्लियर, हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है। चलो डेंसिटी की बात करते हैं, तो इनके अंदर हाई डेंसिटी होती है और इनके अंदर लो डेंसिटी होती है, इस पे और ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। चलिए कंडक्टिविटी की बात करते हैं, तो कंडक्टिविटी में क्या होता है बेटा, अगर ध्यान से देखें, कंडक्टिविटी के अंदर कंडक्टिव मेटल आर गुड कंडक्टर होते हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे आएंगे, अभी आपको एग्जांपल यहाँ मिल जाएगा, जो लोग क्या होते हैं, बैड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर। जैसे यहाँ पर देखो मरकरी और लेड, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हीट का, है ना, तो मैं यहाँ पे हीट का अगर लिख दूँ, हीट का ही लिख रहा हूँ, ठीक है ना, तो हीट का आपके सामने लिखना, अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएगा, तो यह मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, जो हीट में क्या होते हैं, हीट में जनरली मेटल तो हीट करता है, लेकिन जो आपको मिल जाएगा हीट में जो बेस्ट है ना, हीट में जो आपको बेस्ट मिलेगा वो आपको मिलेगा सिल्वर, अभी आपको नीचे पता चल जाएगा, वो मिलेगा आपको सिल्वर। और हीट में जो आपको पुअर मिलेगा, जो बेकार वाला है ना, तो पुअर वाला जो मिलेगा वो आपका मरकरी और लेड। तो Hg का मतलब मरकरी, और लेड में, लेड को कैसे लिखते हैं, Pb से, है ना, तो ये शॉर्ट फॉर्म भी आपको कुछ चीज़ों को याद होना चाहिए, लेड का स्पेशल, Pb का, सिल्वर का Ag। तो मुझे समझ में आ गई, ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, बात समझ में आ गई होगी, ये इंपॉर्टेंट है, अभी आएगा आगे। नॉन मेटल पुअर कंडक्टर होते हैं, लेकिन आपको एक्सेप्शन मिल जाएगा, और वो क्या मिलेगा आपको, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के अंदर डैंगलिंग बॉन्ड होता है, और इस बॉन्ड की वजह से क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, यूजुअली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन एक्सेप्शन आपका क्या है, गैलियम। तो गैलियम को आप याद रखना, गैलियम बोला जाता है कि नॉर्मली आप हाथ पे रखोगे तो भी क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, बात समझ में आई। चलो, और इनके अंदर क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट के अंदर लो होता है, लेकिन बोरॉन, कार्बन, सिलिकॉन इनका ज्यादा होता है। अच्छा, इसका अलग अलग रीजन होता है, हमारे यहाँ नहीं लिखा है। अब हम ये देखते हैं कि ये सारी प्रॉपर्टी हमने पढ़ लिया, क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं। अब जैसे क्वेश्चन आएंगे आप अपने हिसाब से उसको मार्क करते हुए चलना, ठीक है ना। क्वेश्चन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन, चलिए पूरा पीवाईक्यू, पूरी एनसीईआरटी आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। सबसे पहला अभी आया, सबसे पहला देखो, मेटल दैट एग्जिस्ट इन अ लिक्विड, कौन सा ऐसा मेटल, यहाँ पे क्या पूछा गया है, मेटल, नॉन मेटल नहीं पूछा गया, यहाँ पर आपसे पूछा गया मेटल, कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है, हमारा पहला ही आंसर क्या है, मरकरी। मेटल जो कि आसानी के साथ नाइफ से कट सकता है, मतलब बहुत सॉफ्ट होता है, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम, बात समझ में आई। चलो, मेटल दैट इज बेस्ट कंडक्टर, अभी आपको बताया गया सिल्वर एक बेस्ट कंडक्टर होता है, क्या होता है, किसका, हीट का बेस्ट कंडक्टर। पुअर कंडक्टर, पुअर कौन कौन लोग होते हैं, अभी बात की गई, मरकरी और लेड एक पुअर कंडक्टर होते हैं, पहली चीज। और सामने की तरफ चलते हैं, सामने क्या लिखा है, गिव वन मोस्ट सूटेबल वर्ड फॉर द फॉलोइंग, या मैं हल्का सा जूम करता हूँ, है ना। चलो, फॉर द फॉलोइंग मेटल ऑक्साइड विच शो बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर, तो ये अभी थोड़ी देर के बाद आएगा कि जो बेसिक और एसिडिक बिहेवियर दोनों शो करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक बोलते हैं, ये सबको पता है। में आयोडीन एक शाइनिंग मेटल, नॉन मेटल है, आयोडीन क्या है, एक शाइनिंग नॉन मेटल है, क्या प्रॉपर्टी है, लस्टरस प्रॉपर्टी। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आयोडीन एक, है ना, इस तरीके से। चलिए चलिए अगली बात कर लेते हैं हम लोग, मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी। अभी हमने बात किया था मेलिएबिलिटी का डिफिनीशन, व्हाट इज द मेलिएबल, व्हाट इज द डक्टाइल। तो यहाँ आपको पीडीएफ देखो आपको मिल गया होगा, ये है ना, ये आपका क्या है, क्वेश्चन है, मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी क्या होती है, तो हमने देख लिया मेलिएबिलिटी डक्टिलिटी क्या है। दूसरा, यहाँ दिया हुआ है कि अगर आपको हैमर दिया हुआ है, बैटरी दी हुई है, बल्ब दिया हुआ है, वायर दिया हुआ है, स्विच दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देना। तो आपसे पूछा गया कि आप मेटल और नॉन मेटल को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, कैसे। सबसे पहले बात करते हैं, ये देखते हैं कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। सबसे पहला, विद द हैमर वी कैन हीट द सैंपल, आप क्या करोगे, हैमर से सैंपल को क्या करोगे, बीट करो, सॉरी यहाँ पर क्या है, बीट करोगे। और अगर ये थिन शीट में कन्वर्ट करे, जो भी सैंपल आपको दिया हुआ है, जो भी सैंपल आपको
दिया हुआ है, आप उसको बीट करोगे, अगर वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, शीट के अंदर, ये किसकी प्रॉपर्टी है, मेटल की, तो इसका मतलब क्या होगा, मेटल, और नहीं कन्वर्ट होता है तो नॉन मेटल, पहली चीज। दूसरा, आप बैटरी और बल्ब को यूज करोगे, वायर को यूज करोगे, स्विच को, एक सर्किट बनाओगे, क्या बनाओगे, पूरा सर्किट बनाओगे, अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा देता है तो क्या होता है, मेटल, नहीं तो नॉन मेटल। दूसरा, these distinguish between metal and non-metal। आगे, the above tests are useful in distinguish between metal and non-metal as there has been a physical property। ये कोई केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है, फिजिकल प्रॉपर्टी है कि आपने मार के चेक कर लिया, आपने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा के, या कोई भी केमिकल रिएक्शन का यूज नहीं हो रहा। चलिए साइड में चलते हैं। यहाँ पे मरकरी का क्या है बेटा, मरकरी इज द मेटल ब्रोमीन। अच्छा, ये क्वेश्चन ध्यान देना है ना, ये क्वेश्चन नहीं, सीधा आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आपको, बट यहाँ पे ध्यान देना, ये क्वेश्चन दोनों एक साथ है। क्वेश्चन देखो पूछा गया है, मरकरी इज अ मेटल, मरकरी सही बात है मेटल है, और ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो कि लिक्विड। तो हम ये कहेंगे, बहुत ध्यान से बात समझना, लिक्विड दो लोग होते हैं नॉर्मली, मरकरी जो कि मेटल और ब्रोमीन जो कि नॉन मेटल। इस क्वेश्चन को बहुत आपको ध्यान देना है कि किस मेटल में, किस कैटेगरी में आते हैं। दूसरा, नेम द मेटल विच हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, तो हमने कहा गैलियम और सीजियम, बट अपने यहाँ क्या लिखा हुआ है, गैलियम। देखो क्वेश्चन आ चुका है। ये सारे पुराने क्वेश्चन क्या है, इसलिए कि बेटा देखो ताजे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन एक बार एनसीईआरटी से बनेंगे वही बनेंगे, अलग से तो कोई बन नहीं जाएंगे। अभी देखना सारे क्वेश्चन मैच ही करेंगे। चलो फिर अगला क्वेश्चन आया यहाँ पे, नेम अ नॉन मेटल विच इज लस्चरस वेयर एज अ मेटल विच इज नॉन लस्चरस। फिर हमने कहा आयोडीन एक होता है, आयोडीन, आयोडीन एक लस्चरस नॉन मेटल होता है आयोडीन, जबकि लेड, लेड क्या होता है, मेटल तो होता है लेकिन नॉन लस्चरस होता है। बात समझ में, लेड एक नॉन लस्चरस होता है, तो वहां मैं पीडीएफ में ऊपर ऐड कर देता हूँ, बट लेड लस्चरस वाले में। चलो, ट्रू पॉसेस शाइन, बट लेड नहीं होता है, तो हम ये ऐड कर देते हैं, ये शाइन होता है, लेकिन जो लेड होता है, लेड एक मेटल तो होता है लेकिन ये शाइन, तो हमने कहा लेड शाइन नहीं करता है ना, ताकि यहीं पर ऐड करते हुए चलेंगे। दूसरा, सोडियम पोटेशियम अगर क्या होते हैं ना, चाकू से कट सकते हैं, ये तो बात सही, सॉफ्ट होते हैं तो कट, कट यहाँ लिख देते हैं, यहीं पर ऐड कर देते हैं नाइफ से, तो नाइफ से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। गैलियम लो होता है तो मिल्ट एट पाम, हाथ पे रखोगे तो भी पिघल जाएगा। चलो तो सारी चीजें ऐड करते हुए चलते हैं, आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है गाइस। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अरे थोड़ा सा ऊपर हो गया भाई। चलो अगला, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि देखो एग्जांपल आपको देना है, मेटल विच इज सो सॉफ्ट। तो जैसे ही वर्ड है, एक वैसा मेटल जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, सॉफ्ट का मतलब आराम से नाइफ से कट सकता है, और जो हार्डेस्ट, तो हमने कहा भाई सोडियम बहुत सॉफ्ट होता है, तो यहाँ पे देखो सोडियम इजिली कट विद द नाइफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, डायमंड वाला, इसी में कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल होता है जो कि हार्डेस्ट माना जाता है, हमने कहा डायमंड होता है। फिर एक मेटल जो कि एग्जिस्ट एज अ लिक्विड, तो ब्रोमीन, मरकरी एक मेटल है और ब्रोमीन एक नॉन मेटल, बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, बात समझ में आई, मेटल लॉस पे। उसके बाद कॉपर एंड एल्युमिनियम को इलेक्ट्रिक करंट में क्यों यूज किया था, तो हमने कहा कॉपर एंड एल्युमिनियम पहले चीज डक्टाइल होता है, तो आप तार, पहला प्रॉपर्टी, दोनों डक्टाइल होते हैं तो तार बना सकते हैं, और गुड कंडक्टर होते हैं, तो दो प्रॉपर्टी अगर आपसे पूछी जाए तो ये देंगे, दो प्रॉपर्टी मिल गई, ठीक है ना, एक ही नहीं दो। विच ऑफ द फॉलोइंग टू मेटल विल मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर 37, हमने कहा इनमें से कौन, गैलियम होता है और सीजियम, गैलियम अपने सिलेबस के अंदर है। चलिए आते हैं नीचे की तरफ, उसके बाद ये चीजें खत्म। अगला फिर से एक मेटल ऐसा जो अभी आएगा आपके, केरोसिन में किसको रखा जाएगा, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं उनको केरोसिन में रख दिया जाता है, तो हमने कहा वो सोडियम और पोटेशियम होते हैं, ये देखो आप सोडियम और पोटेशियम। लस्चरस आयोडीन जो कि नॉन मेटल आपको दिया है, नॉन मेटल जो पाम पे पिघल जाता है, गैलियम, और जो पुअर कंडक्टर है हीट। कुल मिला जुला के सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, मेरी समझ से यही हो जाता है, यानी इसी के आगे। चलो अब आते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टी है, देखो फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको उतना ही पढ़ना है, क्वेश्चन मैंने करवा दिया तो आपको आइडिया लग गया होगा। अब हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ, केमिकल प्रॉपर्टी अपने को पढ़ना कैसे है, ठीक है ना, केमिकल प्रॉपर्टी। चलो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी ध्यान से देखना, इसमें ध्यान से देखना, क्वेश्चन सबसे ज्यादा बने हैं, पीवाईक्यू में आपको करवा ही दे रहा हूँ, यहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी है, मेटल को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मेटल ऑक्साइड। अब एक बात समझना, सिंपल बात है, ऑक्सीजन अपना क्या बनाएगा, ऑक्साइड, ऑक्सीजन अपना क्या बनाएगा, ऑक्साइड, और ऑक्साइड किसमें होता है, -2 के अंदर, इतना होगा बेटा। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि जो ऑक्साइड बनाएगा इसी के अंदर भी ऑक्साइड, वो
मेटल ऑक्साइड वो -2 के अंदर, यानी ऑक्सीजन के ऊपर क्या रहेगी, -2 रहेगी, पहली चीज। तो देख लो Mg + O2 MgO, क्योंकि रीजन क्या है, Mg के ऊपर +2 चार्ज होता है तो इसके ऊपर -2 चार्ज हो गया। कॉपर के ऊपर भी +2 यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, बाकी हम यहाँ से बैलेंस कर लेंगे, ठीक है ना। इससे कलर को याद रखना, ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक कलर का। चलो अब समझना यहाँ पे मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है। कैसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे, मोबाइल नंबर से। कैसे याद रखोगे, मोबाइल नंबर से। बात समझ में आई, मोबाइल नंबर। देखो मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का, तो नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर का। बात समझ में आई। तो अगर मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है बेटा, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की कैटेगरी शो करते हैं। यानी अगर इनको ध्यान से देख तो एम्फोटेरिक वेरी इंपॉर्टेंट, पहले मार्क कर दे रहा हूँ, एम्फोटेरिक वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट। बात समझ में आई, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एग्जांपल यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, एल्युमिनियम का अगर आप एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम क्या है तो आप ध्यान से, एल्युमिनियम और जिंक, इसमें भी मोस्टली कौन है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम और जिंक एम्फोटेरिक होते हैं, यानी इनके जो ऑक्साइड बनेंगे जब एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बन जाएगा, AlCl3, और जब इसके साथ बेस के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बन जाएगा, तो ये आपको जो ये दिख रहा है नीचे, इसको ध्यान देना, तो ये क्या है आपको, एल्यूमिनेट। बस समझ में आई, सोडियम एल्यूमिनेट, हाँ ठीक, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम, बाकी सोडियम तो है ही, सोडियम एल्यूमिनेट। बात समझ में आई। चलो दूसरी प्रॉपर्टी क्या ध्यान देंगे कि जितने भी आपके ऑक्साइड मिलेंगे मोस्ट इनसॉल्युबल होते हैं। अक्सर ऑक्साइड क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं, सोडियम और पोटेशियम, इनके सॉल्युबल होंगे, और सॉल्युबल होंगे तो एल्कलाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको, एल्कलाई, हमने पढ़ा ना, एल्कलाई बोलेंगे। तो आप रिएक्शन यहाँ पे देख सकते हो। बात समझ में आई, ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं इस वजह से। तो ये 2 पॉइंट इनके अंदर आपको याद रखना है। कितने पॉइंट, 2 पॉइंट। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। चलिए अपने क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी तरफ चलते हैं। अब ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के साथ साथ ये लोग किस किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, ये देखिए। जितने क्वेश्चन यहाँ पे सबसे ज्यादा बनेंगे उस पर स्टार लगाता हुआ चलूंगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि मेटल लाइक पोटेशियम एंड सोडियम। देखो जितने भी सोडियम और पोटेशियम है ये स्ट्रांगली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, बहुत तेजी के साथ रिएक्ट करते हैं। तो क्या करते हैं, ये फायर कैच कर लेते हैं, कैच फायर। बात समझ में आई। अगर आप इनको ओपन में रखोगे तो फायर कैच कर लेंगे, इसलिए इनको कहाँ रखता है, केप्ट इन केरोसिन। तो कहाँ रखा जाता है, केरोसिन। तो तबाही है, दोनों क्या है, तबाही। तो अगर आप एक लाइन यहाँ पे ऐड करो कि जो आपके सोडियम है, सॉरी ये सोडियम और ये आपका पोटेशियम, ये दोनों क्या है, तबाही। बात समझ में आई। तो ये वर्ड आपने याद रखना है कि ये दोनों क्या सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो ये वर्ड आपको मिलेगा। ये दोनों क्या होते हैं, एकदम तबाही होते हैं। अब तबाही होगा, तबाही होगी तो आग लग जाएगी, तबाही है तो ये इसका मतलब फायर होगा, फायर लग जाएगा जब इसको ओपन में रखेंगे, इसलिए कहाँ रखते हैं, केरोसिन के अंदर रखते हैं। तो ये सबसे, हालांकि सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है बट इनमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये। चलो अगला, रूम टेम्परेचर पे जो मेटल है किस कौन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, ये ऑक्साइड बना लेते हैं ताकि फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो। बात समझ में आई। कौन कौन से लोग यहाँ पे हैं, तो आपको मिल जाएगा Mg, एल्युमिनियम, जिंक, ये आपके क्या बना लेते हैं, ऑक्साइड की लेयर। तो ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं, क्यों बना लेते हैं, ताकि और ऑक्सीडेशन ना हो। तो असर्शन रीजन में अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि ये ऑक्साइड की लेयर क्यों बनाते हैं, तो हम कहेंगे क्योंकि फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो, ठीक है ना। तो प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशन। बात समझ। अगला, सिल्वर और गोल्ड जो है वो कभी रिएक्ट करते ही नहीं है, एकदम बेकार आदमी है ना, इनको बैठना है खाली। सिल्वर एंड गोल्ड यानी कौन से लोग हैं, AgAu, ये लोग करते ही नहीं है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है। इसीलिए देखो सोना चांदी बढ़िया से टिका रहता है ना। तो ये भी आप कॉमन सेंस लगा सकते हो। अगला, आयरन बर्न नहीं करता है। बात समझ में आई, ये कहानी समझना। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, आयरन बर्न नहीं करता है, लेकिन आयरन फीलिंग, आयरन फीलिंग का मतलब चूरा, ये बहुत तेजी के साथ बर्न करता है। क्यों, रीजन सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। बात समझ में आई। अगर आपसे कोई रीजन पूछे इनका क्या रीजन है, तो आप कहोगे जब इनको फिलिंग बना दिया जाता है, फिलिंग, तो इनका SA का मतलब सरफेस एरिया, SA का मतलब सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो आसानी के साथ रिएक्शन हो जाती है। अगला, कॉपर बर्न नहीं करता है, लेकिन हॉट मेटल इज कोटेड विद अ ब्लैक कलर। अभी हम आपको बताए थे, ऊपर देखो, ये ऊपर एकदम दिख रहा होगा, कॉपर ऑक्साइड क्या होती है, ब्लैक कलर। तो ये मैंने कहा था कलर आपको याद रखना है, ब्लैक कलर का कॉपर का +2 का ऑक्साइड बन जाता है। चलो बात क्लियर हो गई होगी। तो ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ थी,
इसके साथ थी ऑक्सीजन, तो आपने कहा सोडियम और पोटेशियम तबाही होते हैं, एल्युमिनियम वगैरह उसके नीचे वाले नहीं करते हैं, एजीएयू एकदम बेकार होते हैं। तो आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं तो कौन कौन सी कैटेगरी आ रही होगी। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, देखो इसका मतलब क्या होगा, सोडियम पोटेशियम सबसे ऊपर होते हैं, ये ज़्यादा रिएक्टिव। उसके बाद आते हैं उनके नीचे जो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, है ना। उसके नीचे भी आपको मिल जाएंगे कौन, एजी और एयू सबसे नीचे। तो हमने कहा ये लोग क्या होते हैं, ध्यान से अगर देखेंगे ये लोग तबाही होते हैं, है ना। ये दोनों क्या होते हैं, तबाही, आग लग जाती है इसलिए मिट्टी का तेल में अंदर रखते हैं इनको, तबाही होते हैं। ये लेयर बना लेते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, लेयर बना लेते हैं, और ये निठल्ले कोई काम के हैं ही नहीं। चलो उसके बाद आते हैं वाटर के साथ कौन सी रिएक्शन होती है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। अब वाटर वाला भी इंपॉर्टेंट है तो इसको भी ध्यान से देखना। वाटर वाला फिर से तबाही वाला कॉन्सेप्ट आएगा, अभी फिर से समझना बहुत ध्यान से। मेटल को जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड जो कि बेसिक नेचर का, साथ में आपकी कौन सी गैस निकलेगी, आपकी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी, अभी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आपको हाइड्रोजन गैस निकलती हुई मिल जाएगी, बात समझ में आई। चलो ऑक्साइड बनेगा यहाँ पे। अगला, अगर उसी मेटल ऑक्साइड को, इसी मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवा दो तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। तो याद रखना हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है OH माइनस, हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या होता है, OH माइनस। चलो रिएक्शन देखते हैं। फिर आगे दोनों तबाही है, दोनों तबाही फिर से आगे क्या, सोडियम और पोटेंशियल बहुत वायलेंट होते हैं, बहुत तबाही होते हैं। तो कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर लेते हैं, इनको चाहिए नहीं है ना, कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर लेते हैं। और जो हीट निकलेगी, अच्छा इनसे क्या निकलेगी, हीट, हीट से जो हाइड्रोजन बनेगा, हाइड्रोजन उसके अंदर आग लग जाती है। तो आपको कुछ समझ में आया कहानी, कहानी ये है देखो। सो पोटेशियम जब वाटर से रिएक्ट किया होगा, है ना, तो क्या बना, डायरेक्ट हम कहते हैं पोटेशियम जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करेगा सीधा क्या बना लेगा यहाँ पे, मेटल हाइड्रोक्साइड। ऑक्साइड की बात नहीं करते हैं क्योंकि सीधा भाई अल्टीमेट बनना ही क्या है, मेटल हाइड्रोक्साइड। अल्टीमेट बनना ही क्या है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनना है। तो यहाँ पे जो आपका हाइड्रोक्साइड बना OH के OH, साथ में क्या है H2। अब ये जो एनर्जी निकली, हीट एनर्जी, समझना ये बात भाई, साथ में क्या निकलती है, हीट एनर्जी। अब हाइड्रोजन एक बर्न, हाइड्रोजन आसानी से जल सकता है, तो हीट एनर्जी की वजह से क्या हो जाता है, ये बर्न कर जाता है। बात समझ में आई, तो ये फायर कर जाता है, बर्न हो जाता है। तो हम कह सकते हैं इनकी वजह से क्या कर जाता है, फायर हो जाती है। ठीक है, सेकेंड बात करते हैं कैल्शियम की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम का उससे थोड़ा सस्ता मामला होता है, तो लेस वायलेंट होता है। तो अगर लेस वायलेंट होगा तो लेस हीट निकलेगी, तो हाइड्रोजन कैच तो ही कर पाएगा भाई। अगर लेस हीट निकलेगी तो इसका मतलब हाइड्रोजन को वो जला नहीं पाएगा, बात समझ में आई, जला नहीं पाएगा। इस वजह से क्या, हाइड्रोजन तो बबल के फॉर्म में, कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस। जो बबल होती है, हाइड्रोजन तो जल नहीं पाया है, तो जो भी बबल होगी वो सरफेस के मेटल के सरफेस पे चिपक जाती है, बात समझ में आई, वो मेटल के सरफेस पे चिपक जाती है ना। मान लो ये आपका क्या है, ये सरफेस है। अब यहाँ पे आपका इसे बबल के फॉर्म में चिपक जाती है, तो चिपक जाएगी तो स्पेस बन जाएगा, तो कैल्शियम क्या करने लगेगा, फ्लोट कर लेने लगेगा। तो ये बात आपको समझ में आई। चलो अब आते हैं मैग्नीशियम की तरफ। मैग्नीशियम भाई जो होता है वो क्या होता है, ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करेगा, सिंपल है भाई। ये लोग तबाही थे, अच्छे थे। मैग्नीशियम थोड़ा सस्ता वाला है, अभी ऊपर हमने देखा था। तो सस्ता होने की वजह से, सस्ता का मतलब कम रिएक्टिव, कोल्ड वाले से रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो वो क्या कहेंगे, हॉट लेकर आओ। जैसे ही हॉट लेकर आएंगे तो रिएक्ट तो कर लेगा, फिर वही कहानी होगी, इतनी हीट तो नहीं निकलेगी, इतनी हीट तो नहीं निकलेगी जो हाइड्रोजन को जला सके। तो फ्लोट करेगा, क्या करेगा, फ्लोट करेगा। चलिए फिर अगली कहानी, एल्युमिनियम वगैरह की बात कर लेते हैं कि जो आपके एल्युमिनियम, दीज डू नॉट फॉर्म हाइड्रोक्साइड, यानी ये हाइड्रोक्साइड नहीं फॉर्म करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट समझना, दीज डू नॉट फॉर्म, ये बात समझ में आई, दीज डू नॉट फॉर्म हाइड्रोक्साइड एज देयर ऑक्साइड आर नॉट सॉल्यूबल। इनका कहना क्या है, इनका कहना ये है, इनके जो भी ऑक्साइड बने हैं, है ना, चाहे आप इन दोनों को ले लो, तो मैं यहाँ पे निशान लगा देता हूँ यहाँ पे, और आपको ये भी मिल जाएगा। चलो ये क्या होते हैं, सॉल्यूबल नहीं है, बात समझ में। और अगर ये सॉल्यूबल नहीं है, इनके जो ऑक्साइड बेटा, अगर ये ऑक्साइड, इनके ऑक्साइड सॉल्यूबल नहीं है तो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। तो हम ये कहेंगे अगर ये सॉल्यूबल नहीं है तो यानी वाटर से रिएक्ट करेंगे नहीं। अगर सॉल्यूबल नहीं है तो वाटर से रिएक्ट करेंगे नहीं, तो इसका मतलब हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएंगे। तो हम ये कहेंगे कि जो हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता था, हाइड्रोक्साइड, है ना, तो हाइड्रोक्साइड भी नहीं बनेगा। तो बात समझ में आई। इस वजह से दे डू नॉट रिएक्ट विद हॉट वाटर बट स्टीम। अब ये हॉट वाटर से भी रिएक्ट नहीं करते, इनको क्या चाहिए, स्टीम चाहिए, इनको क्या चाहिए, स्टीम चाहिए, बात समझ में। तो ये लोग तो बिल्कुल करते ही नहीं है। तो हम एक कैटेगरी अपनी बना सकते हैं, और वो कैटेगरी क्या होगी, कैटेगरी की चर्चा करते हैं। सबसे पहले आए हैं लोग
सबसे पहले लोग आए हैं सोडियम और पोटेशियम भाई लोग, उसके बाद आए हैं अपने कैल्शियम भाई लोग, उसके बाद मैग्नीशियम भाई लोग आए हैं, उसके बाद आपके एल्युमिनियम और आयरन लोग आए हैं, और आपके बेकार वाले लोग बाद में आए हैं जिनको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ कॉपर, जो हाइड्रोजन से नीचे वाले Pb या Ag, Au। अब इन पे चर्चा कर लेते हैं। ये लोग फिर से हमने कहा तबाही होते हैं, और तबाही होते हैं अगर तो हीट बहुत ज़्यादा देते हैं, है ना, तबाही है तो इसका मतलब कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट कर लेंगे, बाकी तो कोल्ड H2O, कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट कर लेंगे। ये भी इसका कोई दिया नहीं है तो ये लेस तबाही होता है ना, लेस तबाही। तो सबसे ज़्यादा तो वो ऊपर वाले होंगे तो ये लेस तबाही होगा। अब ये क्या, नीचे वाला बेकार है तो नीचे वाला कोल्ड से नहीं करेगा, तो इसको क्या चाहिए, हॉट चाहिए। क्या चाहिए बेटा, हॉट चाहिए। और ये क्या है, ये हॉट से भी नहीं करेंगे तो इनको क्या चाहिए, स्टीम। सीधा भाई एकदम गर्मा और गर्म दो, स्टीम से चाहिए, ये होंगे ही नहीं। देखो एक शॉर्ट फॉर्म में कहीं ना कहीं आपने चीज़ों को कवर कर लिया है ना। तो आप इसको वीआईपी कर सकते हो, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना भी आप पढ़ लोगे तो आपका काम बल्ला बल्ला। चलो अगली चीज की तरफ चलते हैं, मेटल और एसिड की तरफ चलते हैं। चलो हाँ, मेटल और एसिड की तरफ चलते हैं। हालांकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं ये पहले ही कि जो भी मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं साल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलती है, हीट भी यहाँ से निकलती है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। बात समझ में आई। जैसे देखो Fe और HCl, FeCl2 बन जाता है, MgCl2 बन जाता है, ZnCl2 बन जाता है, क्योंकि सबके ऊपर +2 चार्ज है, साथ में हाइड्रोजन गैस में कोई दिक्कत नहीं, हम पहले से एसिड बेस में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे देखो रेट ऑफ बबल, अब हाइड्रोजन का क्या बनेगा, हाइड्रोजन का बबल बनेगा, तो रेट ऑफ बबल फॉर्मेशन, इसको ध्यान दें, रेट ऑफ बबल फॉर्मेशन आपसे पूछा जा सकता है। तो हमने कहा जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक। कुछ लोग कहेंगे सर ये कैसे पता चला, अभी हम थोड़ी देर बाद देखने वाले हैं, हालांकि आपने पहले से पढ़ चुके होंगे बट फिर भी रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर देखेंगे। दूसरा AgAu कॉपर, अभी बताया था सब बेकार होते हैं। कौन लोग हैं ये, इनको दिमाग में ही रखना, क्या है, बेकार बेकार बेकार। हर जगह देखोगे तो बेकार नजर आएंगे, कोई रिएक्शन नहीं शो करते हैं, तो इसका मतलब ये रिएक्शन शो नहीं करेंगे, डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। अब अगला नोट पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नोट पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, देखना ध्यान से, ये नोट पॉइंट हमारे लिए क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट समझना। मेटल और नाइट्रिक एसिड, अब समझना कहानी क्या है। नाइट्रिक एसिड क्या होता है बेटा, एक ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब जो H2 बना था अब वो H2 नहीं बनेगा, H2 से सिर्फ ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाएगा, देखो ऑक्सीजन ऐड हो गई, यहाँ पे क्या ऐड हो गया, हाइड्रोजन से क्या ऐड हो गया, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ऐड होने क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो देखो क्या हुआ है, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज, तो जो दूसरे को करता है ऑक्सीडाइज, खुद क्या होता है, रिड्यूस। तो देख लो रिड्यूस। अब कैसे पता चला सर ये रिड्यूस हुआ है, तो दो तरीके से आप रिड्यूस को पहचान सकते हैं। एक तरीका क्या है, देखो इसके अंदर 3 हाइड्रोजन ऑक्सीजन थी, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, पहला तरीका आपके लेवल का। दूसरा तरीका, यहाँ पे जब आप देखोगे नाइट्रोजन पे आ रहा है +5, यहाँ पे देखोगे तो नाइट्रोजन पे आ रहा है +2, यहाँ पे देखोगे तो +1, यहाँ पे देखोगे तो +4, यानी कहीं ना कहीं कम। तो आपके लेवल पे क्या है कि भैया देखो नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो हाइड्रोजन तो नहीं बनता है, तो सीधा क्या बन जाता है, वाटर। लेकिन कुछ लोग होते हैं Mg और Mn, कौन, Mg और Mn, मांगे मेरा मन, है ना, तो मेरा मन मांगे क्या, हाइड्रोजन। तो बात समझ आई, मन मांगे हाइड्रोजन, बात समझ आई। तो मांगे मन हाइड्रोजन, तो डाइल्यूट, हमको हाइड्रोजन चाहिए, उसका मन मांग रहा है, उसका मन मांग रहा है, तो डाइल्यूट से अगर जब रिएक्शन करवाएंगे तो आपको हाइड्रोजन मिल जाएगी। ये रिएक्शन, ये क्वेश्चन आता है। अगला वाला आपने पढ़ चुके हैं पहले ही चैप्टर में, बहुत ज्यादा इसको पढ़ाने की जरूरत है नहीं, कि अगर एक सॉल्यूशन है, मेटल A है और सॉल्यूशन B है ना, तो यह मुझको नहीं लगता डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आपको पढ़ाने की जरूरत है, सिंपल है। हाइयर वाले देखो, जैसे आयरन और कॉपर सल्फेट है, तो आपको भी पता है अच्छे से कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है, और ज्यादा रिएक्टिव होता है तो ये इसको निपटा देगा, क्या कर देगा, इसको निपटा देगा। तो क्या होता है, कॉपर यहाँ से निपट जाता है, चला जाता है रिएक्शन। लेकिन कॉपर वाला इसको हटा नहीं पाएगा, कॉपर कमजोर है, कॉपर क्या है, कमजोर है, बात समझ में आई। ऐसे सेम आपको रिएक्टिविटी इस तरफ की आपको मिल जाएगी, रिएक्शन जो आपको आयरन सल्फेट वगैरह का दिया हुआ है, बात समझ में आई। तो ये रिएक्टिविटी आप देख सकते हैं, सेम उसी पर है। तो ये क्योंकि आप पढ़ चुके हैं इसलिए आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत मैं नहीं करता हूं ना, कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलिए अब आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज पे, मुझे नहीं लगता इसको भी पढ़ने की जरूरत है। रिएक्टिविटी सीरीज, ये आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज दिया हुआ है जिसको आपको हाइयर, सबसे ज्यादा कौन होते हैं, सोडियम,
सॉरी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो हम जिस तरीके से हम लोगों ने लिखा था, एल्युमिनियम, जिंक, Fe, Pb सबको याद होता है। रिएक्टिविटी सीरीज मुझे नहीं लगता ज्यादा पढ़ने की जरूरत आपको है। नीचे वाले बेकार होते हैं, देखो नीचे वाले क्या होते हैं बेकार, कॉपर, ये ना कॉपर है, हाइड्रोजन, इसको हमने किस तरीके से याद किया था, अगर किसी को बच्चे को याद हो, जो मैंने आपको बताया था। तो हाइड्रोजन से नीचे आपको फोकस कहाँ करना है, हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन पे। तो आपको ध्यान क्या देना है, लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो हमने इस तरीके से इसको याद किया था, छापा, लेड यहाँ होता है छापा। तो देख लो, कॉपर Hg, Ag, P वाला यहाँ है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, Au, तो लेस रिएक्टिव होते हैं Pb, ये छापा हमने याद किया था। अब इसी के बेस पे देखो सारे क्वेश्चन, यहाँ तक आपका पहला। अब केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द नॉन मेटल, नॉन मेटल की कुछ केमिकल प्रॉपर्टी हैं, उन पे भी चर्चा कर लीजिए थोड़ा सा, एक एक लाइन की है, ज्यादा है नहीं। केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टी तो पढ़ चुके हैं, केमिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। देखो नॉन मेटल बेकार वाले आदमी में बहुत ज्यादा है नहीं, देखो तो ये H2O और एसिड से रिएक्शन नहीं करते हैं, ऑक्साइड से यानी ऑक्सीजन से जो भी रिएक्शन करता है ऑक्साइड बनाता है। तो यानी पहले मेटल का ऑक्साइड बनता था, अब नॉन मेटल का। देखो कार्बन एक नॉन मेटल, ऑक्सीजन तो ऑक्साइड बना। अब ध्यान देना है, मेटल का ऑक्साइड बेसिक, तो नॉन मेटल का एसिडिक, लेकिन ये ध्यान देना है CO एक न्यूट्रल होता है, CO क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल। उसके बाद नॉन मेटल जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट बनाता है, जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड बन गया है। बात समझ में आ गई आपको। चलो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हालांकि क्वेश्चन हम लोगों ने अभी ध्यान से देखना, क्वेश्चन पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत। देखो क्वेश्चन देखना, सबको देखता हुआ मिलेगा। पहला खाली मैं टिक करवाते हुए चलूंगा, है ना, आप खाली रोक रोक के देखते चलना। सोडियम को आयोडीन में, सॉरी सोडियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है, पहले दिमाग लगाएंगे, लिखना तो आप लिख लेंगे, पढ़ना है। देखो सोडियम और पोटेशियम बहुत रिएक्टिव होते हैं, तबाही होते हैं, जैसे ही वो ओपन रखा जाता है एयर के साथ रिएक्शन करके क्या कर लेते हैं, एक्सप्लोड हो जाते हैं, कैच, है ना, ये सारी चीजें। तो कैच फायर, क्या कैच कर लेते हैं, फायर। इसलिए हम इसको बचाने के लिए क्या करते हैं, रखते हैं। आसान है, मसला नहीं। आगे फिर एक क्वेश्चन आपका है, विच गैस इज प्रोड्यूस डाइल्यूट, विच गैस इज प्रोड्यूस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक रिएक्टिव मेटल। हमने कहा यार पहचानो, पहचानो कौन सी रिएक्शन है। हमने कहा आपको दिया हुआ है एसिड, क्या दिया हुआ है, एसिड, और क्या दिया हुआ, मेटल। ओहो, मेटल प्लस एसिड, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हमने कहा पहली कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चल फिर अगला क्वेश्चन, व्हेन आयरन रिएक्ट विद डाइल्यूट, फिर वही क्वेश्चन कि अगर आयरन आपका, आयरन क्या है, एक मेटल H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी रिएक्शन है निकलती है। हमने कहा यार तो रिएक्शन बड़ी आसान है। फिर मेटल प्लस एसिड, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, हो गया क्वेश्चन। आगे है ना, यही क्वेश्चन का, अच्छा यही सेम क्वेश्चन का दिया हुआ था, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो व्हेन आयरन, ये एग्जांपल आपको दिया, हटा देते हैं इसको, चलो परेशान नहीं होना। आंसर, उसके बाद नीचे ये वाला आंसर देखिए आप क्या दिया हुआ है, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व, जिंक इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। क्या है इसका मतलब, आप क्या लिखोगे, आप यहाँ ऐसे लिखोगे, अच्छा एक जिंक है, एक आयरन सल्फेट है, यानी FeSO4 सल्फेट है, तो आपको ये लिखना है। अब आपको ध्यान देना है, अच्छा जिंक तो ज्यादा रिएक्टिव होता है इससे, जिंक तो अभी हमने देखा जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है, हटा देगा इसको, खत्म, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। चलो आगे इस तरफ की रिएक्शन देखते हैं थोड़ा सा, जनता इस तरफ ही क्या कहना चाहती है। इस तरफ की जनता, इसकी चर्चा करते हैं। चलो इस तरफ की जनता को ध्यान से देखेंगे तो क्या ये कहना चाहती है क्वेश्चन में आपके PYQ सारे। पहला ये है, राइट इक्वेशन फॉर द आयरन और स्टीम। तो आयरन का जब स्टीम के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो Fe3O4 का, तो ये इसको ध्यान देना, Fe3O4 का आपको ऑक्साइड बनेगा, बाकी हाइड्रोजन गैस, क्योंकि ये ऑक्साइड, ये ध्यान रखना आयरन का ऑक्साइड बनता कौन सा है, 2 और 3 इसमें मिक्स होते हैं। ये 2 और 3 क्यों लिखा हुआ बेटा, क्योंकि ये इसके अंदर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ क्यों लिखा हुआ है ताकि आपको क्लियर हो। ये जो आपको Fe3O4 दिख रहा है ना, ये दरअसल होता क्या है, ये मिक्सचर होता है FeO का, तो यहाँ +2 मिल जाएगा, और आपको Fe2O3 का मिक्सचर होता है, तो यहाँ आपको +2 और +3 वाला यहाँ निकालोगे तो मिल जाएगा, 2 3 6, तो ये +3 वाला एक मिल जाएगा, तो इसको मैं +3 कर देता हूँ, इसको +2, तो ये इसका मिक्सचर होता है जो इस तरीके से दिया हुआ है। अगला कैल्शियम और वाटर का, फिर हमने कहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई मसला नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे कैल्शियम को वाटर के साथ, यहाँ स्टीम के साथ था, यहाँ वाटर के साथ था, तो आपको ध्यान देना वाटर। दूसरा यहाँ पे भी हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोक्साइड दोनों के अंदर बनता है, बात समझ में आई। चलो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये पूरा इस तरफ, अरे गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट करिए बेटा, मैं इसको एडजस्ट करता हूँ।
तो आपको दिख रहा होगा पूरे PYQ आपको करवाए जा रहे हैं, तो घबराने की बात नहीं है। हमने हालांकि अच्छे से पढ़ लिया, आप खाली आपको PYQ इसलिए दिखा रहा हूँ कि हाँ हमने जो पढ़ा है सही तरीके से पढ़ा है, क्वेश्चन सारे वहीं से बनते हैं, आपको घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं। चल इतना भी नहीं जानना था। चलो क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा होगा, PYQ सारे हैं। पहला क्वेश्चन क्या इसके अंदर है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर एल्युमिनियम। अब हमने कहा था यार जो एल्युमिनियम होते हैं उनके अंदर स्टीम पास कराई जाती है, हाँ सही बात है। ऑक्साइड बनता है, हाँ ये भी होना चाहिए, Al2O3, देख लो Al2O3। उसके बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस किया जाता है वाटर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन, तो एक क्या बनता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड, क्या बनता है इसको आपको ध्यान देना है, क्या बनता है कार्बोनिक एसिड, जो कि एक वीक एसिड होता है। क्या होता है, एक वीक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन, अभी राइट साइड का पहले पूरा देख लेते हैं, राइट साइड में क्या है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, नेम टू मेटल विच रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3। हमने कहा मन मांगे हाइड्रोजन, तो देख लो मन मांगे हाइड्रोजन हो गया। व्हाट गैस इज फॉर्म एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। हमने कहा था यार देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म, जब सोडियम एब्जॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर, मॉइस्चर का मतलब खाली घुमाया हुआ क्वेश्चन, मॉइस्चर का मतलब क्या वाटर ही होता है, फिर हाइड्रोक्साइड बनेगा। अगला, कौन सा ऐसा इसमें मेटल है जो कि विच रिएक्ट विद वाटर ओनली ऑन बॉइलिंग। क्या कह रहा है, जो सिर्फ बॉयल करने पे, बॉयल करने का मतलब क्या है हॉट वाटर, बॉयल करने का मतलब क्या है बेटा हॉट वाटर। देखो वर्ड खाली अलग अलग यूज कर रहा है, यहाँ स्टीम की बात नहीं, ऑन बॉइलिंग, अभी पूरा बॉयल नहीं, तो कौन सा है यहाँ पे हॉट वाटर। बात समझ में आई। अच्छा दूसरी बात है, एक बच्चों के दिमाग में ये भी आ सकता है सर स्टीम की बात तो नहीं हो रही है, तो अगर मान लो स्टीम की बात होती तो यहाँ पे कोई मेटल ऐसा दिया ही नहीं है, तो हम क्या मानेंगे उसको हॉट। तो हॉट के साथ कौन करता था, जो कम रिएक्टिव यानी Mg। दूसरा जो रिएक्ट करता ही नहीं है, इवन स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, तो अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला, नेम एनी मेटल विथ रिएक्ट नाइदर विद कोल्ड वाटर नार विद हॉट वाटर बट रिएक्ट विद स्टीम। फिर वही क्वेश्चन आया जो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, देख लो इसलिए मैंने आपको वहां बता दिया। फिर मैंने कहा इसको आपको ध्यान देना है, ये ऑक्साइड Fe3O4 कौन सी ऑक्साइड बनाता है, Fe3O4 ऑक्साइड बनाता है। बात समझ में, नीचे अलग लिखा हुआ था। चलो एनसीईआरटी का क्वेश्चन इस तरफ का चर्चा कर लेते हैं। इस तरफ की चर्चा है एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चन, तो आप एनसीईआरटी क्वेश्चन देखो, मैं आंसर आपको पूरा दिखा रहा हूँ, आंसर क्या है पूरा किस तरीके से है। उनका कहना यह है कि ये आपको रिएक्शन है, यानी देखो ध्यान से एक बार समझते हैं फिर आपको और चीजों की तरफ चलते हैं। पहला A प्लस FeSO4 कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है, इसका मतलब A कम है, A कम है, A कमजोर है, क्या है कमजोर, A कम है, सही बात है। A कॉपर सल्फेट के साथ अगर करवाता है तो हमने कहा यार A तो कॉपर से ज्यादा है, तो बात समझ में आई A कॉपर से ज्यादा है। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि जो A है, ऐसे लिखते हो चलो पहला लाइन, अच्छा A कमजोर है किससे, आयरन से। हमने कहा यार A तो कमजोर है आयरन से। दूसरा कॉपर को हटा दे रहा है, इसका मतलब A ज्यादा है कॉपर से, ठीक है भाई। अगला B जो है वो Fe डिस्प्लेस कर दे रहा है, इसका मतलब जो B वाला है वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। ऐसे लिखते हुए चलो एक लाइन में, हाँ B वाला क्या है Zn को नहीं हटा पा रहा है, इसका मतलब जो B वाला है वो Zn से कम है। हमने कहा यार B वाला Zn से कम है। उसके बाद C वाला रिएक्ट नहीं कर पाता, इसका मतलब C भी क्या है आयरन से कम है। हमने कहा ये भी बात सही है यार, खाली लिखते ही तो चल रहे हैं क्या है। दूसरा C जो है कॉपर सल्फेट से भी रिएक्शन नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब C वाला कॉपर से भी बेकार गया गुजरा है, ओहो बेकार है। उसके बाद C वाला जो है Zn से बिल्कुल, जब इनसे नहीं करता तो Zn से क्या करेगा, Zn तो इनसे ज्यादा रिएक्टिव था, Zn से भी नहीं कर रहा है तो एकदम बेकार आएगा। फिर D वाले की बात करता, अच्छा AgNO के साथ, ओहो इसका मतलब क्या है ये Ag से ज्यादा रिएक्टिव है, Ag से ज्यादा। लास्ट में D जो है वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, इसका D सबसे बेकार, D सबसे बेकार। तो हमने कहा यार इसको चलो पुट करते हैं, D सबसे बेकार। देखो कुछ नहीं किया हमने, बस खाली एक लाइन लिखा है, लिखी है और कुछ नहीं किया। D सबसे बेकार है तो सबसे पहले हमने लिखा भाई Zn, ऊपर Zn होता है। अब क्या है B वाले को ध्यान से देखोगे, ये B वाला है, अगर B वाले को आप ध्यान से देखोगे तो देखो अब आपका आ गया B, भाई Zn क्या Zn से कम था B और A वाला इनके बीच में, और आप C वाला और D वाला सबसे नीचे, तो आपको दिख रहा होगा। तो B क्या सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल उनमें, हालांकि यहाँ Zn है बट ABCD में आपसे पूछा गया था। दूसरा अगर B को ऐड किया गया कॉपर सल्फेट के अंदर तो डिस्प्लेसमेंट करवा देगा, बिल्कुल कॉपर से ऊपर है, देखो कॉपर से ऊपर B है तो रिएक्ट करवा देगा। तो आपको मिल गया BACD, एक एक लाइन का क्वेश्चन था।
अगला, अगले कुछ PYQs एक बार और देख लो फिर एंड करते हैं। विच गैस इज लिबरेटेड व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड? भाई पूछा है, मसला ही नहीं है। देखो हाइड्रोजन गैस निकलती है पॉपिंग साउंड से, आप इसको क्या करते हो, चेक करते हो, आप पढ़ चुके हो। अगला, एक मेटल है जो आपको AO एंड AO2 द AO न्यूट्रल, एक आपको एलिमेंट दिया है, दो ऑक्साइड बनाता है, एक AO बनाता है एक AO2 बनाता है। तो मैंने पहले ही आपसे बोला था CO और CO2, CO2 नॉन मेटल एसिडिक और CO क्या होती है, न्यूट्रल, इसलिए मैंने पहले आपको वहां बता दिया था। आगे रिएक्टिविटी, ये जना सबको पता है, सोडियम सबसे ज्यादा, फिर सॉरी पोटेशियम, मैं एकदम भूल जाता हूँ, पोटेशियम सबसे ज्यादा, फिर सोडियम, फिर कॉपर, फिर Ag, है ना, सबको पता ही है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, जिंक को कौन हटा देगा, कॉपर और लेड है। तो हमने कहा जिंक को अगर आपको हटाना है तो मैग्नीशियम, जो ऊपर वाले होते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे जो ऊपर वाले होते हैं तो उनमें अगर ध्यान से देखोगे तो मैग्नीशियम तो सबसे ऊपर अगर आपको आएगा, जिंक, सिल्वर वगैरह, लेड वगैरह सब कहाँ आते हैं, कॉपर नीचे आते हैं। बात समझ में आई? तो ये आपके नीचे आते हैं। तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। अगर रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी है तो क्या दिक्कत है। तो यहाँ के हिसाब से अगर मैं रिएक्टिविटी सीरीज लिखूं तो Mg के नीचे क्या आएगा, Zn। बाकी लोग हाइड्रोजन से नीचे सबसे बेकार आते थे, जिनको हमने छापा नाम दिया था, याद करो। तो छापा के अंदर ही तो आ रहे हैं बाकी लोग कहाँ आ रहे हैं, छापा के अंदर आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ कौन हटा पाएगा, Mg हटा पाएगा, खत्म। एक कॉपर प्लेट है जिसको सिल्वर नाइट्रेट के अंदर डुबाया गया है, समझना, एक कॉपर प्लेट है। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे माने जाते हैं, बात समझ में, लैंग्वेज के फॉर्म में है, कुछ भी नहीं। एक कॉपर है जिसको सिल्वर नाइट्रेट के अंदर, इसका मतलब कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन हो रहा है। अब बताओ, सिल्वर नाइट्रेट का जैसे रिएक्शन होगा कॉपर नाइट्रेट बना लेगा, क्या बना लेगा, कॉपर नाइट्रेट। कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ पे आपने 2 क्यों लिया, तो आपको मैं पहले ही बता दूं, नाइट्रेट पे -1 होता है, कितना होता है, -1। बात समझ आई, नाइट्रेट पे -1, सोडियम पे प्लस, Ag पे +1। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा। तो आप कुछ करना नहीं है, बाकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आगे PQ, आपको सारी रिएक्शन यहाँ दी हुई है, इनके अंदर कौन सा लेस रिएक्टिव है, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, उसकी देखो। आगे add Q in the salt solution of P if Q is able to displace from P salt then it P is less reactive। यानी आपसे ये कहा जा रहा है Q + PR है, अगर P हट गया, देखो यहाँ से P क्या है, हट गया, तो P क्या है, हट गया, तो लेस रिएक्टिव है। हमने पहले ही बात कर ली, क्या है, बेकार सा आदमी है। चलो व्हाट हैपन, तो ये पहले ही क्वेश्चन हो चुका ऑलरेडी, क्यों रखते हैं तबाही, कौन सा क्वेश्चन, तबाही वाला क्वेश्चन है। चलो, हाइड्रोजन इवॉल्व नहीं होती है जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, फिर वही क्वेश्चन मैंने कहा था, नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो कि इवॉल्व हाइड्रोजन को सीधा कन्वर्ट किसके अंदर कर देता है, H2O के अंदर। बात समझ में आई। तो ये इतने सारे PYQ, हालांकि और PYQ हैं, लेकिन आपको मैं दिखा रहा हूँ खाली कि जितने भी आप PYQ करोगे, जितना हमने टॉपिक पढ़ा है सब उसी के अंदर से आ रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए, अब ये एक पार्ट आपका खत्म हुआ है। दूसरा, अब एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जिसमें मैंने मेटल और नॉन मेटल का जो आगे वाला टॉपिक है वो पढ़ाया हुआ है, अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है, इससे ज्यादा बेटर तरीके से। तो वहां जाके आप उसको अच्छे से पढ़ना, फिर हम सीधा करेंगे मेटल का जो ऑकरेंस मेटल की और कोरिजन का, यानी 2 पार्ट के अंदर आपका पूरा का पूरा PYQ के साथ खत्म। तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वो वाला वीडियो भी जरूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग, गुड मॉर्निंग। तो आप लोगों को उम्मीद है कि जो मैंने पिछला लेक्चर आपका डाला था मेटल एंड नॉन मेटल का पहला, उसको एंजॉय किया होगा। सारे PYQ आपके बन गए होंगे, सारे क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए होंगे, बट आपने अभी तक कोई कमेंट नहीं किया है ना। तो वो भी करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। सेकंड चीज की तरफ हम बढ़ते हैं कि जो इसमें मैंने आपको बोला था कि एक टॉपिक हमारा है हाउ मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट या कंबाइन, यानी आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। तो जब ये मैंने चैप्टर आपको पढ़ाया है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसके अंदर मैंने पूरी डिटेल उसके लिए बता दी है, तो दोबारा पढ़ने की मुझे लगता नहीं कि कोई ज़रूरत है, ठीक है ना। तो जो हमारा मेन पोर्शन है आज हम वो शुरू करते हैं, और वो मेन पोर्शन आपका है ऑकरेंस ऑफ द मेटल। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं इससे, ऑकरेंस ऑफ द मेटल से, इसलिए इस पर थोड़ा सा अपने को ध्यान देना है। सबसे पहली चीज़ चलते हैं, पहली चीज़ आपका है ऑकरेंस ऑफ द मेटल में मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं, द एलिमेंट आर कंपाउंड विच ऑकर नेचुरली, यानी जो अर्थ क्रस्ट के अंदर, समझना, अर्थ क्रस्ट का मतलब क्या होता है, जो जमीन के नीचे, जो जमीन के नीचे अर्थ क्रस्ट के अंदर नेचुरली पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, नेचुरली पाए जाते हैं, उन्हें क्या बोला जाएगा, मिनरल्स बोला जाएगा। दिमाग में इतना ही रखना। अब सुनो, कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं, देखो कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर मेटल बहुत ज्यादा होता है, जिनके अंदर
पार्टिकुलर मेटल बहुत ज्यादा होता है ना, पार्टिकुलर मेटल बहुत ज्यादा होता है, उसे क्या बोलते हैं, ओर बोलते हैं। यानी मैं एक सिंपल सी कहानी आपसे कहूं कि देखो, है ना, देखो ये अपना क्या है, ये एक मिनरल्स है, ये अपना क्या है, एम, एम का मतलब क्या है, मिनरल है, मिनरल है। मैंने माना यार, मैंने ये माना कि इसके अंदर क्या है, 95%, इस जो आपकी जमीन के अंदर पाया गया, इसके 95% इसके अंदर क्या है, आयरन है। क्या है, आयरन। तो आयरन की ओर, तो इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा ओर, है ना, क्या बोला जाएगा, ओर। लेकिन अगर 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 इसी के अंदर आयरन कितना हो, 5%, कितना हो, 5% आयरन हो, बताओ क्या अब इसके निकालने का कोई फायदा है, कोई फायदा है, समझना कहानी। भाई जमीन के अंदर से आप निकालोगे जमीन के अंदर से, तो आपको बहुत सारा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। इसके अंदर सिर्फ 5% ही आयरन है, तो क्या इसका निकालना सही रहेगा, तो हम इसको बोलेंगे नहीं, हम इसको निकाल तो सही नहीं पाएंगे, यानी जितना निकालने में मिलेगा उससे ज्यादा हमारा चला जाएगा, इसलिए इसको और नहीं बोलेंगे। तो और किसको बोलेंगे, जिसमें हाई परसेंटेज हो एक पार्टिकुलर मेटल की, और उसको हम जो है कर सकें क्या, एक्सट्रैक्ट प्रॉफिटेबली, यानी पैसा भी आ सके। तो एक कहानी हम ये कह सकते हैं कि देखो, जितने भी ऑल, है ना, हम ये बोलेंगे कि जितने भी ओर होते हैं, देखो आल ओर, जितने भी ओर होते हैं वो मिनरल्स हैं, सही बात है, जितने भी ओर हैं वो क्या है, मिनरल्स हैं, सही बात है, वो मिनरल्स हैं। लेकिन सारे मिनरल्स क्या है, और नहीं है, लेकिन सारे मिनरल और नहीं है, ठीक है ना, तो सारे ये नहीं है, ये वाला कहानी, ये तीर, तो मैं इसको बैक करता हूँ, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। चलो, तो आल और क्या है, मिनरल्स, ये सही बात है, लेकिन अगर आपसे कहो कि क्या सारे आपके होते हैं, तो हमने कहा नहीं, और नहीं होते हैं। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं देता हूँ, एक गाय है जो दूध देती है ना, समझना, है ना, इसको मैं ऐसे बच्चों को समझाता हूँ, देखो एक गाय है जो दूध देती है, सही बात है, गाय है जो दूध देती है। एक बात समझो, गाय है दूध देगी, तो अगर आपके पास दूध है, यानी आपके पास और है, इसका मतलब वो किसी ना किसी मिनरल से आया होगा, वो किसी ना किसी गाय, जो दूध है वो गाय से आया होगा। इसका मतलब अगर दूध है तो गाय है, लेकिन क्या हर गाय दूध देगी, ये जरूरी तो नहीं ना कि हर गाय दूध दे। बात समझ में आई, हर गाय, तो मैं कहूँगा गाय को देखकर ये नहीं कहूँगा ये गाय दूध देगी, जरूरी थोड़ी है, लेकिन जैसे मुझे दूध दिखा तो मैंने कहा हाँ यार ये तो गाय पाली थी, गाय के अंदर से आया। इस तरीके से आप समझ लेना कि जो और होते हैं, अगर और हैं, इसका मतलब किसी ना किसी मिनरल से आए होंगे, तो सारे और जो है वो मिनरल्स कहलाएंगे, लेकिन आल मिनरल वो और नहीं कहलाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो, इतनी सी बात थी, डिफिनेशन आती है। अगला, अब समझना, ये बहुत रिएक्टिव वाले, देखो मैंने कहा था कुछ लोग बहुत रिएक्टिव होते हैं, के, Na, कैल्शियम, Mg, एल्युमिनियम, ये कैसे हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं। और अगर बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं तो क्या इसका मतलब, बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं तो क्या ये फ्री स्टेट में रह पाएंगे, नहीं भाई, इतना ज्यादा रिएक्टिव हैं किसी न किसी से कंबाइन हो जाएंगे, तो इसका मतलब आप इसको फ्री स्टेट में नहीं रख सकते। तो एक क्वेश्चन देखो यहां बन जाता है। दूसरा, अगर इतने ही ज्यादा रिएक्टिव हैं तो क्या दूसरे को हटा देंगे, समझना अभी कहानी बनेगी, क्या दूसरे को हटा देंगे, हम कहेंगे यस, इसलिए इनको जो किससे रिडक्शन करवाया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब पानी के अंदर तोड़ा जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है, इतना ज्यादा सिलेबस में नहीं है ना। चलो आगे, फिर कुछ बीच के होते हैं मॉडरेली, तो ये क्या होते हैं, ये क्वेश्चन देखना, सल्फाइड के ओर पाए जाते हैं, ऑक्साइड के ओर पाए जाते हैं, इनके और कार्बोनेट के ओर पाए जाते हैं। बात समझ में आई, कार्बोनेट के ओर अभी आप देखोगे, है ना, कार्बोनेट के ओर पाए जाते हैं। ठीक, आगे नीचे ये लीस्ट रिएक्टिव है, और लीस्ट रिएक्टिव हैं तो क्या कहेंगे, किसी से जुड़ेंगे नहीं, तो फ्री स्टेट के अंदर पाए जाएंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री स्टेट के अंदर। ये कुछ क्वेश्चन देख लो आप, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, इन नेचर एल्युमिनियम इज फाउंड इन कंबाइन स्टेट वेयर सिल्वर एंड गोल्ड फाउंड इन द फ्री स्टेट। रीजन बताना है, तो हमने पहले कहा एल्युमिनियम एक रिएक्टिव मेटल है, इसलिए कहाँ पाया जाता है, स्टेट, ये आपको लिखा हुआ है। और ये लोग क्या होते हैं, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। दूसरा, नेम टू मेटल विच फाउंड इन फ्री स्टेट, तो हमने कहा गोल्ड और सिल्वर। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, बाकी क्वेश्चन आपको और डिटेल में आगे मिलेंगे। चलिए, अब आते हैं हम लोग एक्सट्रैक्शन, कि मेटल का एक्सट्रैक्शन या मेटल का जो इनरिचमेंट या जो भी चीजें आपकी बोल लो, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब और तो हमें मिल गई, हमने कहा जमीन के अंदर हमने खुदाई की, एकदम कहानी के रूप में समझना, हमने कहा ना
कि जमीन के रूप में हमने क्या खुदाई की और हमें ओर मिल गई। अब पहला क्या करेंगे, ओर का इनरिचमेंट करेंगे ना। एनरिचमेंट का मतलब क्या होता है, जो भी गंदगी वगैरह होगी उसको दूर करेंगे, उसके बाद उससे मेटल को निकालेंगे यानी एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर रिफाइनिंग। तो ये भी पूछा जा सकता है, स्टेप आपको ध्यान देना है। तीसरा लास्ट, ये मेटलर्जी क्या होती है ना। मेटलर्जी, ये जितनी भी प्रोसेस आप करेंगे, ये आप जितनी भी प्रोसेस करेंगे, ऑल द प्रोसेस, इसी प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं। तो क्लास 12 में पूरा चैप्टर ही था, हटा दिया गया। तो क्या क्या होता होगा, एक कहानी टेबल भी समझ लो, टेबल इंपॉर्टेंट है। देखो पहले आप क्या करोगे, कंसंट्रेशन करोगे, ओर का कंसंट्रेशन समझना, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर है ना, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। ये अब सिलेबस के अंदर नहीं है ना, और हायर सिलेबस के अंदर भी नहीं है। सिलेबस कैसे कंसंट्रेट, तो आपको इतना ही याद रखना है, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं फिजिकल, और अभी आप पढ़ोगे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत सारे प्रोसेस किए जाते हैं। जब आप ये कर लोगे उसके बाद क्या करोगे, जो मेटल हाई रिएक्टिविटी वाला है, अभी आपको बताया था, उसका क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस है ना। अभी हमने देखा था जो हाई रिएक्टिविटी वाले हैं उनका हम क्या करवाते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, उनसे मेटल मिल जाता है। जो लो रिएक्टिविटी वाला, अच्छा पहले इसको मीडियम रिएक्टिविटी वाले में ध्यान देखना, जो कार्बोनेट और हैं उनका कैल्सिनेशन। तो कैसे याद रखेंगे, सी फॉर कार्बोनेट और सी फॉर कैल्सिनेशन। और एक सल्फाइड है तो क्या करवाएंगे, रोस्टिंग करवाएंगे। अभी दोनों में अंतर देखेंगे। इससे क्या मिलता है, ऑक्साइड। एक क्वेश्चन यहां भी बन जाता है, अभी देखेंगे हम लोग अच्छे से कि कैल्सिनेशन और सल्फाइड, रोस्टिंग के बाद कैल्सिनेशन, रोस्टिंग के बाद क्या होता है, हमने कहा मेटल के ऑक्साइड मिल जाते हैं। और ऑक्सीजन को हटा दो, क्या बोलेंगे, रिडक्शन। याद करो, ऑक्सीजन को हटाने को क्या बोलेंगे, रिडक्शन। और रिडक्शन जैसे ही होगा आपको मेटल मिल जाएगा। अगला, लो रिएक्टिविटी वाले, लो रिएक्टिविटी वाले कौन है, सल्फाइड। और इनका देखो नाम में दोनों में, इसमें भी सल्फाइड, इसमें भी सल्फाइड, इसमें भी रोस्टिंग, इसमें भी रोस्टिंग। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर ये है कि यहाँ पर ऑक्साइड बनता है, यहाँ रिडक्शन करवाते हैं किसी चीज का यूज करके, यहाँ सीधा रोस्टिंग के बाद हमको मेटल मिल जाता है। तो अभी कहानी के रूप में आप याद रखना, हम आगे पढ़ने वाले हैं, फिर प्यूरिफाई कर देंगे। चलो यहाँ हल्का सा समझना आप क्या कहानी होने जा रही है। पहला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको कई बार मिलेगा, तो इसको वीआईपी कर लो। तो आपने इसको वीआईपी कर लिया। चलो इसमें देखते हैं, पहला रोस्टिंग। सबसे पहले कैल्सिनेशन पढ़ो यार, है ना, क्योंकि सी से है तो सी से हमारे लिए आसानी हो जाएगी समझना। देखो सी से कैल्सिनेशन, सी से कैंसल। तो मैं ऐसे याद करता हूं कि देखो भाई, कैल्सिनेशन में देखो हमारे पास ऑक्सीजन है, तो अगर आपने ऑक्सीजन का यूज नहीं किया, अगर आपने ऑक्सीजन का यूज नहीं किया तो क्या कर दिया, कैंसिल। तो आपने ऑक्सीजन को कर दिया कैंसिल, और कैंसल को ही क्या बोलेंगे, कैल्सिनेशन। कैंसल को ही क्या बोलेंगे, कैल्सिनेशन। पहला दिमाग में रखना है। चलो ठीक है भाई, कैल्सिनेशन दिमाग में कैसे रखना है मैं वो बता रहा हूं। देखो मैं ये कह रहा हूं, अपने पास ऑक्सीजन होती है भाई जलाने के लिए, हीट करने के लिए। अगर आप ऑक्सीजन को कैंसल कर रहे हैं, कैंसल तो क्या नहीं, ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, कैल्सिनेशन। दूसरा, अगर आपने ऑक्सीजन का कैंसल किया है, इसका मतलब ऑक्सीजन पहले से थी, कैंसल क्यों किया भैया, मैं आपसे पूछूंगा ना, ऑक्सीजन क्यों कैंसिल किया। हमने कहा कि भाई पहले से है, क्या है, हमने कहा पहले से है, तो मैं कहूंगा दिखाओ पहले से है। तो मैं कहूंगा भाई देखो हमारे पास ऑक्सीजन पहले से है, इसलिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। पहले से है का क्या मतलब है कि देखो कि किस ओर के लिए होता है, कार्बोनेट। क्या कार्बोनेट यही होता है, CO3। लो ऑक्सीजन पहले से है, अरे ऑक्सीजन पहले से है, देखो इसमें ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन पहले से है, इसलिए हमने ऑक्सीजन का यूज नहीं किया। तो कार्बोनेट और के अंदर कैल्सिनेशन होगा। और याद करो CO3 को हीट करने पर क्या मिलता था, CO2 ही मिलती है। आपको याद हो गया, पढ़ लो। और इज हीटेड इन द एब्सेंस, पढ़ के देख लो, पूरा क्लियर हो जाएगा। एब्सेंस हमने कहा यार, एब्सेंस में होती है। दूसरा, इस किसके लिए होती है, कार्बोनेट और के लिए होती है। तीसरा देख लो, CO2 है ना, क्या मिलती है, मेटल ऑक्साइड के साथ CO2 भी मिलती है। देख लो, जिंक कार्बोनेट, जिंक का ऑक्साइड तो मिलेगा, साथ में CO2 भी मिलेगी। खत्म कहानी यार, हो गया। अच्छा कुछ और होती हैं जैसे हाइड्रोक्साइड, और बट सिलेबस के अंदर है नहीं तो हम पढ़ नहीं रहे, यानी जिसके अंदर ऑक्सीजन पहले से है। इसमें उल्टा कर दो, रोस्टिंग में भाई ऑक्सीजन रहेगा, हीटेड इन द एक्सेस ऑफ एयर ना, ऑक्सीजन रहेगा तो सल्फाइड, और सल्फाइड में देख लो क्या है ना, सल्फाइड और में देखो एस, इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं है, और क्या मिलेगा, SO2। भाई जाहिर सी बात है, सल्फर और ऑक्सीजन क्या मिल गया, SO2। तो आपको पूरा का पूरा याद हो गया होगा। चलो गैंग के बारे में देखते हैं।
तो ये वो गैंग नहीं है ना, ये वो गैंग मत समझ लेना। गैंग, तो ये वाला कौन सा गैंग है इसको समझना। मैंने अभी कहा था आपसे कि जब ओर आती है तो ओर के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, बहुत सारी मिलावट होगी, वही ओर्स आर यूजुअली कंटामिनेटेड विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी। तो हमने कहा जो इम्प्योरिटी होती है बहुत सारी, गंदगी, गैंग का मतलब गंदगी, जी से गैंग, जी से गंदगी, है ना। ओर के अंदर जो भी गैंग होगी, जो भी गंदगी होगी, उसे ही हम क्या बोलेंगे, गैंग बोलेंगे। तो अच्छा गैंग कैसे निकाला जा सकता है इसको, तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, रिमूविंग बाई डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, हो सकता है फिजिकल के प्रॉपर्टी, हो सकता है केमिकल प्रॉपर्टी, है ना, गैंग और के बीच में, तो उसको हम सेपरेट करते हैं। कई बार इसको वॉशिंग की जाती है, हाइड्रोलिक वॉशिंग बोल देते हैं, और बहुत सारी चीजें बोला जाता है। तो यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है नहीं सिलेबस के अंदर, 12th से भी हटा दिया गया, मसला ही नहीं खत्म। आगे हम पढ़ते हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो, किसकी बात करते हैं इस बार हम, लो। अब लो वालों की पहले चर्चा कर लेते हैं, क्या क्या लिखा है उसके बारे में। मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव, तो हमको पहले से पता है अनरिएक्टिव होते हैं। द ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल कैन बी रिड्यूस टू मेटल बाय हीटिंग अलोन, यानी ये इतने सड़ल्ले होते हैं, समझना, ये इतने सड़ल्ले होते हैं कि इनको सिर्फ हीट कर दो भाग जाएगी। ऐसे देखो यहाँ ध्यान से, एच जी, हाँ पहले इसको क्लियर कर लो। सीनाबार, इस पे क्वेश्चन बनता है हमेशा, सीनाबार वेरी इंपॉर्टेंट। सीनाबार क्या होता है, ओर ऑफ द मरकरी, सीनाबार पे इंपॉर्टेंट, हीटेड इन द एयर। अब समझना कहानी पूरी, अब उसके बाद आपको पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। देखो ये क्या है सीनाबार, तो इसको स्टार लगा लो। अब हमने ये कहा कि ये होती है सल्फाइड की ओर, पहले दिमाग लगाओ, हाँ ये सल्फाइड की ओर है। सल्फाइड की ओर में क्या होता है, ओ कैंसल तो नहीं करेंगे, दिमाग में चलना चाहिए, बोलना आना चाहिए। सल्फाइड की ओर है, कैंसल तो नहीं करेंगे। ऑक्सीजन पहले हीट करेंगे, क्या बनेगा, HgO, देखो ऑक्साइड बन गया, ऑक्साइड बन गया। ऑक्साइड बनने के बाद क्या बना, ये आपका SO2 गैस बनी। अब इसको सिर्फ सिर्फ क्या किया, हीट, देख लो सिर्फ क्या किया है, ओनली हीट, कोई और चीज यूज किया नहीं। जैसे ही हीट करेंगे यहां से ऑक्सीजन निपट जाएगा और O2 अलग हो जाएगी। तो क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि इनके ऑक्साइड बहुत अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, है ना। या कोई इतना पढ़ना नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ, यानी बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, ताकतवर नहीं होते हैं, हल्का सा हीट किया फुर्रा से भाग गए, खत्म, इतना। चलो, सिमिलरली कॉपर विच इज फाउंड एज Cu2s, कॉपर किस फॉर्म में मिलता है, Cu2SO2, जब इसको करोगे तो क्या बनेगा, Cu2O, है ना, और SO2। अब क्या होगा, ये आपका Cu2O प्लस Cu2S, इसको जब आप हीट करोगे। अच्छा एक चीज और आपको बता दूं, यहाँ पे देखो कुछ चीजें लिखी हैं, बट हमको इतना पढ़ना नहीं। यहाँ पे साथ में कौन सा लिखा है, Cu2S, यानी ये पूरा का पूरा ऑक्सीडाइज या पूरा का पूरा कन्वर्ट नहीं हुआ है। देखो ये पूरा का पूरा कन्वर्ट नहीं हुआ है, तभी तो यहाँ आया है, देख लो ये पूरा पूरा कन्वर्ट नहीं हुआ है, तभी तो यहाँ बचा है। तो ये भी आप कह सकते हो, कुछ लोग इसको सेल्फ रिडक्शन के नाम से जानते हैं, है ना, यहाँ आपको मिल जाएगा। कुछ लोग, यानी एनसीईआरटी ने बोला नहीं, बट यहाँ पे आप पीवाईक्यू देख लो। पहला, नेम द ओर ऑफ द मरकरी, तो हमने कहा मरकरी ओर का नाम सिनाबार है। कैसे होता है, पहले इसको रोस्टिंग की जाती है, देखो पहले रोस्टिंग की जाती है, उसके बाद क्या किया जाता है, डिस्टिलेशन, यानी इसमें ही रोस्टिंग करने के बाद आप कन्वर्ट कर दिया और हीट कर दिया। दूसरा, कॉपर कैसे ऑब्टेन किया जाता है, हमने कहा कॉपर की पहले हमने रोस्टिंग कर दी, रोस्टिंग करने के बाद उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया और वो खुद रिड्यूस हो गया, हीट देने पे खुद रिड्यूस हो गया। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। क्वेश्चन बनते आगे। अब हम चलते हैं मिडल वालों के बारे में, है ना। ये लो वाले हो गए, उनमें भी रोस्टिंग, भाई सल्फाइड थे लो वाले, है ना, तो मिडल। चलो पहले मिडल वालों को देख लेते हैं, मिडल में क्या कहानी है पूरी, ध्यान से। द मेटल इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज एज सच आयरन, जिंक, लेड, कॉपर, ये तो आपको याद ही है। मॉडरेटली हमको पता है, मीडियम वाले मॉडरेटली होते हैं। दे आर यूजुअली प्रेजेंट एज सल्फाइड, ये भी पहले बात कर चुके हैं कि ये किसमें होते हैं, सल्फाइड ओर के अंदर होते हैं, कार्बोनेट ओर के अंदर होते हैं, ये हमने पहले ही बात कर लिया है। ये अब क्यों, देखो ये क्वेश्चन है, इट इज इजियर टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड एज कंपेयर टू सल्फाइड या कार्बोनेट। अब ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट बना कि हम इनको कह रहे थे ना, रोस्टिंग हो, इनको मेटल ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ऑक्साइड से मेटल का ऑब्टेन करना इजी है ना। यही क्वेश्चन देखो, यही क्वेश्चन है,
वाई सल्फाइड एंड कार्बोनेट और आर कन्वर्टेड, तो हमने कहा इसलिए क्योंकि ऑक्साइड आर मोर इजियर टू रिड्यूस, कि ऑक्साइड को आप आसानी के साथ रिड्यूस कर सकते हो और वहां से आप मेटल को पा सकते हो। क्वेश्चन यहाँ बन जाता है ना। चलो, देयरफॉर प्रायर टू रिडक्शन द मेटल सल्फाइड एंड कार्बोनेट मस्ट बी कन्वर्टेड, तो रिडक्शन से पहले इनको पहले कन्वर्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड के अंदर। देख लो यहाँ रोस्टिंग हमने पहली बात किया, रोस्टिंग सल्फाइड वाले क्या बना लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और मेटल का ऑक्साइड। कार्बोनेट कैल्सिनेशन वाले में क्या होता है, आपको CO2 मिल जाती है। तो ये दोनों प्रोसेस आपको इंपॉर्टेंट है, दोनों पहले ही बोल दे रहा हूँ, ये दोनों आपको ऐसे याद होना चाहिए, जिंक की एग्जैक्ट जिंक की याद होनी चाहिए। एक में सल्फाइड है तो SO2 बनेगा, कार्बोनेट वाले में कैल्सिनेशन करवा के CO2 बनेगा। बाकी दोनों देखो क्या है, ये और ये क्या है आपस में सेम है, देख लो ये और ये क्या है आपस में सेम है। यहाँ मैंने आपको रोस्टिंग और डिफरेंस इसमें दोनों में फिर से लिख दिया। अगला क्वेश्चन, बिसाइड यूजिंग कार्बन टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड, अब ये कह रहा है कि हम मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए कार्बन का भी यूज करते हैं, यानी इन लोगों को यूज करने रिड्यूस करने के लिए कार्बन का यूज करते हैं। कार्बन बोलो, कोक बोलो, है ना, मेटल ऑक्साइड टू मेटल, सही बात। सम टाइम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन आल्सो बी यूज्ड, है ना। रीजन क्या है, द हाईली रिएक्टिव मेटल जो सोडियम है, कैल्शियम है, एल्युमिनियम है, यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड। ये पैरा वेरी इंपॉर्टेंट है। इनका सिर्फ कहना ये है कि पहले हम कार्बन का यूज करते थे, इनका सिंपल कहना है कि रिड्यूसिंग एजेंट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ कि जो रिड्यूसिंग एजेंट है रिड्यूसिंग एजेंट हम क्या यूज करते थे, कोक। कोक का मतलब क्या होता है, कार्बन होता है, तो हम कार्बन का यूज करते थे, ये अच्छी बात है। लेकिन कई बार दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल, कई बार आपके जो सोडियम होते हैं, पोटेशियम होते हैं, एल्युमिनियम होते हैं, ये सारे के सारे लोग, है ना, क्योंकि अदर लो रिएक्टिविटी कंपाउंड, ये सारे लोग भी रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे यूज किए जाते हैं बिकॉज, क्योंकि ये डिस्प्लेस कर देते हैं, है ना, ये डिस्प्लेस, तो इतना ही दिमाग में आपके रखना है, पूरा पैराग्राफ आपका खत्म हो जाएगा। ये डिस्प्लेस कर देते हैं दूसरे को, ये डिस्प्लेस दूसरे को, तो दिमाग में ये आएगा भाई ये डिस्प्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं, तो इनको भी यूज किया जा सकता है ना। चलो कितनी बातें हैं, तो यहाँ पे पूरा पैराग्राफ देख लो। लो रिएक्टिविटी व्हेन मैग्नीज डाइऑक्साइड, देखो ये मैग्नीज डाइऑक्साइड है, तो यहाँ पे कार्बन का यूज नहीं हुआ है, यहाँ पे एल्युमिनियम का यूज हुआ है। ये रिएक्शन देख लेना, एल्युमिनियम, तो इसने क्या किया है, ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन हटा दिया, देख लो रिड्यूस किया कि नहीं किया, ऑक्सीजन ले लिया, तो यानी इसका क्या कर दिया, रिडक्शन। देख लो देख लो देख लो देख लो, अब कोई मत पूछे रिडक्शन कैसे हुआ, ये क्या हो रहा है, देखो इसके पास ऑक्सीजन है, तो ये क्या हो गया, रिड्यूस, और रिड्यूस करने वाला कौन है, एल्युमिनियम। क्यों किया होगा, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसलिए इसको ध्यान देना। मैग्नीज ऑक्साइड, क्या नाम इसका है, मैग्नीज ऑक्साइड। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये जो मैं मार्क करने जा रहा हूँ, है ना, ये सीधा आएगा व्हेन मैग्नीज, ये क्वेश्चन सीधा आएगा व्हेन मैग्नीज डाइऑक्साइड हीटेड विद एल्युमिनियम पाउडर। कहानी समझ में आई, तो मैग्नीज तुरंत क्या होगा, एल्युमिनियम उसकी ऑक्सीजन को हटा देगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इतना भी ऊपर नहीं, तो क्वेश्चन कैसे खत्म हो रहा है, हाँ चलो अब अगली चीज आ गई। अब क्या है, थर्माइट प्रोसेस। पहला देखो ये आपका वेल्डिंग करने वाला, रेलवे ट्रैक वगैरह पे जो वेल्डिंग होती है ना, उसके लिए है। तो द थर्माइट प्रोसेस फॉर द ज्वाइनिंग रेलवे, थर्माइट, पहले तो नाम आपको याद होना चाहिए भाई, थर्माइट प्रोसेस किसके लिए होती है, रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए होती, पहला। दूसरा, द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड हाईली एक्सोथर्मिक, अभी आपसे बात हुई कि ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है हाईली एक्सोथर्मिक, इसके अंदर बहुत ज्यादा गैस निकलती है, सॉरी हीट निकलती है। द अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व इज सो लार्ज दैट द मेटल आर प्रोड्यूस इन द मोल्टेन स्टेट। यानी इनका कहना यह है कि देखो भैया, हल्का सा देखो, जैसे ही एल्युमिनियम ने इसको हटाया, समझना, ए डिस्प्लेस, तो मैंने कहा यार ये तो हटा, तो दिमाग में है ये तो क्या हुआ, हटा, हाँ ठीक है हटा, और हटा तो हमने कहा डिस्प्लेस हुआ, तो क्या निकली, हीट, है ना, हीट निकला, और कैसा निकला, ज्यादा। तो जब हीट बहुत ज्यादा निकलेगी, तो ये जो आपका आयरन है, ये जो आपका आयरन है, ये आयरन हो जाएगा मेल्ट, यानी इसे बोलेंगे मोल्टेन,
क्या बोलेंगे, मोल्टेन। तो हमने कहा हीट इतनी ज़्यादा निकली है कि जो आयरन निकला है वो निकला कैसा है, मोल्टेन। यही पिघला आयरन निकला है, तो इसी पिघले आयरन को ही हम रेलवे ट्रैक के अंदर काम लेते हैं। जो लिक्विड फॉर्म में है ना, मोल्टेन का मतलब क्या है, लिक्विड फॉर्म में। तो देख लो यहाँ पे क्या लिक्विड फॉर्म में है, तो लिखा हुआ है, इनडायरेक्टली लिखा है। चलो, इन फैक्ट द रिएक्शन ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड यानी Fe2O3 with aluminum is used to join railway track or cracked machine. This reaction is known as the थर्माइट प्रोसेस। तो ये थर्माइट प्रोसेस के नाम से जानी जाती है। तो सिंपल सी कहानी है। यहाँ पे एक और चीज़ है, द रिएक्शन ऑफ एक्स विद एक्सोथर्मिक फलाना ढिमकाना, तो यही रिएक्शन आपके सामने आएगी। बात समझ में आई है ना। कोई रीज़न पूछ सकता है कि भाई ऐसा क्यों हुआ होगा, तो हम कहेंगे तो एक रीज़न दे देंगे कि मोर रिएक्टिव है। हमने कहा कि भाई एल्युमिनियम क्या है, मोर रिएक्टिव, पहली चीज़। तो एल्युमिनियम क्या है, मोर रिएक्टिव, है ना, मोर रिएक्टिव है। दूसरा एक रीज़न अलग अलग बुक्स आपको देती हैं, तो पहला ये आपको देख लो, मोर रिएक्टिव है। दूसरा आपका रीज़न है कि मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। ये देखो, मोर चाहत, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मोर चाहत, है ना, मोर चाहत ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है, जो चाहत है, जो जुड़ने की क्षमता है, वो किसकी है, एल्युमिनियम की ज़्यादा है, इसलिए एल्युमिनियम जुड़ जाता है ना। चलो आ जाएगा, कुल अवधिया आवती। चलो अगली चीज देखना ध्यान से, टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, है ना। एक्टिविटी सीरीज पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। टॉप वाले में क्या, तो दो हमने पढ़ लिया। ऊपर वालों का कहानी कोई नहीं थी, इजी कहानी थी। नीचे वालों की कहानी हम थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है ना। चलो, मेटल सॉरी, नीचे ऊपर वालों का हो गया है। अब टॉप वालों का देख लेते हैं एक बार। चलो टॉप वालों को देख लो एक बार। टॉप वालों में क्या हो रहा है भाई, क्या कहानी इनकी है, एक बार लाइन पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। टॉप की बात कर रहे हैं। पहला हमने कहा मेटल हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव, तो पहले से हमने बात की, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। दे कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय हीटिंग विद कार्बन, यानी सबसे पहली चीज, ये इनका कार्बन से कोई लेना देना नहीं। तो मैं पॉइंट लिखते हुए चलता हूँ भैया, जो टॉप वाले हैं ये पॉइंट लिखते हुए चलता हूँ, है ना, कि जो कार्बन है उसका यूज, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, कार्बन का यूज नहीं होगा। पहला, फॉर एग्जाम्पल कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये वही कहानी है, कार्बन का यूज नहीं होगा, है ना। दिस इज बिकॉज दीज मेटल हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। क्या रीजन देंगे, क्यों क्यों, हम पूछेंगे भाई कार्बन का यूज क्यों नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे इनकी जो चाहत है, फिर से, है ना, कि क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की जो चाहत है, हम ये कहेंगे O2 लेने की जो क्षमता है टॉप वालों की ज्यादा है। यहाँ इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि समझ जाना, टॉप वालों की ज्यादा है कार्बन से, है ना। जो ऑक्सीजन से जुड़ने की चाहत है, ऑक्सीजन से जुड़ने की जो चाहत है, O2 से, O2 की चाहत, O2 की जो चाहत है ना, सेकेंड पॉइंट, O2 की जो चाहत है वो क्या है, टॉप वालों की ज्यादा है कार्बन से, इसलिए वो रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो ये आपको लिखना है, दीज मेटल आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो क्या करवाओगे, तो हमने थर्ड पॉइंट लिखा, हालांकि पहले से पता है, हम करवाएंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस जिसे बोलते हैं। तो इलेक्ट्रो एक सिलेबस के अंदर है नहीं, है ना, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, एनोड, कैथोड, फलाना ढमकाना, इन सब चीज़ों पे, है ना, इलेक्ट्रो। फॉर एग्जांपल सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड, यानी किससे निकलेंगे वो लोग, क्लोराइड से। मोल्टेन, ये जितने भी आपको मिले हैं किससे मिलेंगे, मोल्टेन क्लोराइड से। क्लोराइड इसलिए देखो यहाँ पे देखो NaCl वगैरह, तो Na मिल जाएगा, MgCl2 से वो मिल जाएगा। दीज मेटल आर, अब यहाँ कहानी समझना, दीज मेटल आर डिपोजिट एट द कैथोड, कैथोड पे क्या डिपोजिट होता है, मेटल, वेयर एज द क्लोरीन लिबरेटेड एट द एनोड। यानी पूरी कहानी इस पे आगे क्या क्या होती है, इस पे देखो, पहला दिमाग लगाना। कैथोड कैसा होता है, बताओ जल्दी, कैथोड निगेटिव, दिमाग लगाना। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि देखो, सी का मतलब कैथोड, समझना, सी का मतलब कैथोड, कैथोड है निगेटिव, दिमाग अपना लगाना बहुत ध्यान से। कैथोड होता है निगेटिव, बताओ निगेटिव पे कौन आएगा, हमने कहा निगेटिव पे यार पॉजिटिव वाला आएगा। तो NaCl के अंदर, एग्जांपल जो NaCl का है, NaCl के अंदर क्या आएगा, Na प्लस आएगा। हमने कहा हाँ सर सही बात है,
एनोड कैसा होगा? पॉजिटिव। कैसा होगा? पॉजिटिव। तो एनोड पे क्या आएगा सर? माइनस वाला आएगा, प्लस माइनस अट्रैक्ट करते हैं तो हमने कहा Cl माइनस आएगा। अब क्या होगा? कैथोड पे होता है रिडक्शन, यानी Na प्लस से क्या बन जाएगा? Na, जिसको हम क्या बोलेंगे? मेटल। कि हमारा मेटल कहाँ मिला? कैथोड पे, पहला क्वेश्चन। दूसरा, Cl माइनस से कौन सी गैस मिलेगी? याद करो, Cl2 गैस। ये कहाँ मिलेगा? एनोड पे। बात समझ में? तो मैंने लॉजिक के साथ आपको बता दिया क्यों। इस पे होता है ऑक्सीडेशन, तो कैथोड पे होता है आर यानी रिडक्शन। कैथोड पे होता है रिडक्शन ऑलवेज, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। खत्म। इतना ही पढ़ना है, क्वेश्चन यहीं से आपके बनेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको साइड में क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, ये वाला, इसको, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब कर लेते हैं चर्चा आपका रिफाइनिंग पे। इसका लास्ट टॉपिक रिफाइनिंग पे चर्चा करते हैं। चलो, रिफाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि इसका हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, रिफाइनिंग लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले ही बोल दे रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, हमने कहा कि भाई देखो, द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, यानी पानी के अंदर पहला एनोड को इम्प्योर कॉपर से बनाते हैं, है ना, और कैथोड को प्योर कॉपर से। तो कैसे याद रखोगे? मैंने कैसे याद रखा है? अच्छा, वो जो बताया था, प्रियंका चोपड़ा का नाम सुना है? पीसी, प्रियंका चोपड़ा। पी का मतलब प्योर, सी का मतलब कैथोड पे। पी का मतलब प्योर, सी का मतलब कैथोड पे। ए आई भी याद कर सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आपको याद करना, कोई एक ही याद करना। ए आई भी याद कर लो कि एनोड पे आई का मतलब इम्प्योर, कोई एक याद कर लेना। पहला क्वेश्चन यही बन जाता है ना, पहला क्वेश्चन यही बन जाता है। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइट क्या लेंगे? कॉपर सल्फेट। भाई जिसका लेंगे उसी का तो कॉपर का ही लेंगे। तो कॉपर क्या ले लेंगे? सल्फेट, कॉपर सल्फेट यानी CuSO4। CuSO4 कॉपर का ही सब कुछ लेंगे। दूसरा, अब क्या होगा? कैथोड को ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट द इम्प्योर मेटल फ्रॉम एनोड डिसॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। अब ये जो इम्प्योर मेटल है, और इम्प्योर मेटल कहाँ है अपना? एनोड पे। तो एनोड का मेटल देखो ध्यान से, एनोड का मेटल यानी कॉपर जो इम्प्योर है, ये तीर ध्यान से देखना, वो इस तरीके से जा रही है, देखो, है ना, ये सॉल्यूशन के अंदर जा रही है। ऑन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपोजिट एट द कैथोड, और उतना ही, जितना ये जाएगा उतना ही प्योर वाला वो इस पे जाएगा, पहला, है ना। उसके बाद द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी, अब जो इनसॉल्युबल कुछ इम्प्योरिटीज होंगी वो नीचे बैठ जाएंगी, जिन्हें क्या बोलेंगे हम लोग? एनोड मड। जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी होती है, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी जो सॉल्युबल नहीं हो पाएगी। तो इतनी सी कहानी है, इतनी सी कहानी आपको याद रखना है, पूरा देख लो। कॉपर सल्फेट आपको दिया है, टैंक दिया है, फिगर एक बार देखो, इम्प्योरिटी आपको दिया हुआ है। तो यानी कुल मिला जुला के जो प्योर मेटल है कहाँ डिपॉजिट होगा? कैथोड के ऊपर। और जो इम्प्योर मेटल है वो कहाँ डिपॉजिट होगा? डिपॉजिट क्या, वो तो एनोड पे है, धीरे धीरे वो खत्म होगा। तो इम्प्योर वाला जाएगा, एनोड से जाएगा, और कैथोड पे प्योर वाला आएगा। ये कहानी अपने को याद रखनी है, कौन कहाँ जा रहा है। चलो अब डिस्कस कर लेते हैं PYQ। इतना समझा दिया है, अब आपको पूरा देखते चलना है क्या कहानी है PYQ की, है ना। पूरा PYQ देखो, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, कह रहा है कि एक और है जिसको आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड से किया, ब्रिस्क एफरवेंसेस दिया उसने। तो यार समझ लो, यहाँ ये वर्ड ही आपको देख के पता चल गया कि अपने सिलेबस के अंदर कौन सी गैस होती है? CO2। देख के ही पता चला यार, कुछ चीजें देख के ही पता चल जाती हैं। जहां जहां ब्रिस्क एफरवेंसेस आपको धीरे बुलबुला टाइप का, वो क्या बनता है? CO2। पहला, नेम द टाइप ऑफ ओर। अब ऐसी ओर जिससे CO2 अपने सिलेबस, सुनो यार, सिलेबस में बहुत कुछ है, बट अपने यहाँ क्या है? CO2 किससे बनती? हमने कहा अरे यार CO2, ये तो मैंने सुना था CO2 जो बनती है वो तो यार CO3 से, कार्बोनेट से। याद करो, कार्बन, हमने कहा यार कार्बोनेट से बनती है। अरे कार्बोनेट और जो होती है उसका तो क्या करवाते थे? हमने कहा देखो इसमें ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन वाला, इसमें ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन कैंसिल कर देंगे। तो हमने कहा यार ये तो हम क्या करवाते थे? कैल्सिनेशन। याद करो, हमने कहा ये तो हम कैल्सिनेशन करवाते थे। ओ हो, बस पूरा आपको लिखना। चलो, द और डाइल्यूट प्रोडक्ट मस्ट बी कार्बोनेट। पहले मैंने कहा दिमाग में सोचना, CO2 निकल रही है, कार्बोनेट, और हमने कहा यार तो जिंक का कार्बोनेट अपने सिलेबस के अंदर का है ना। उसके बाद
क्या करा, दूसरा क्या किया होगा हमने, पहले जिंक कार्बोनेट, देखो पूरा सिलेबस के अंदर पूरा पढ़ चुके हैं, जिंक कार्बोनेट को पहले हीट किया होगा, यानी हमने क्या करवाया होगा, कैल्सिनेशन, क्या करवाया होगा, कैल्सिनेशन। तो हमने कहा हाँ सर हमने क्या करवा दिया है, कैल्सिनेशन। फिर हमने कैल्सिनेशन करवाने के बाद इसके ऑक्साइड में इसको तोड़ लिया, है ना, ऑक्साइड में हमने इसको तोड़ लिया और CO2 गैस मिल गई। कितनी आसान तरीके से हो गया। अगला देखो, कार्बोनेट और है जो आपको एक्स अबंडेंट कार्बोनेट और, दिमाग में फिर लेकर आओ, ओहो कार्बोनेट और है ना, अर्थ क्रशमेंट हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग, आइडेंटिफाई द एक्स। हमने कहा कार्बोनेट ऑफ मेटल एक्स। अब कार्बोनेट अपने यहाँ क्या है, जिंक। हाउ विल यू कन्वर्ट द कार्बोनेट और इनटू ऑक्साइड इन द प्रोसेस, ये ऊपर वाला। सेम क्वेश्चन क्या, ये ऊपर वाला। हमने कहा यार ये ऊपर वाला, या एक वर्ड इन्होंने दिया है व्हाइट वॉशिंग, है ना, एंड हाइड्रोक्साइड इज यूज। अब CO2 अगर हाइड्रोक्साइड, यहाँ और भी चीजें दी है नहीं तो हम बात नहीं करेंगे, बट कार्बोनेट। अगला इस तरफ देखो, हाउ टाइप ऑफ ओर आर कैल्साइंड, कौन सी ओर ऐसी होती हैं जो कैल्साइंड है। तो हमने यार फिर दिमाग में लेकर आओ, कैल्साइंड का मतलब कैंसिल कर दो, कैंसिल उस ओर को किया जाएगा जिसके अंदर ऑक्सीजन होगा। तो हमने कहा यार कार्बोनेट ओर के अंदर ऐसा होगा, तो हमने कार्बोनेट। अब यहाँ पे कॉपर कार्बोनेट लिया, कोई दिक्कत नहीं है, बस कार्बोनेट और होना चाहिए, हमने कहा कार्बोनेट और होना चाहिए। दूसरा, कैल्साइंड ऑब्टेन्ड हाउ रिड्यूस, अब रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीजें। तो हमने कहा रिड्यूस जो आप कर सकते हो वो आप इसको हीट कर दो कार्बन से। कैसे हीट करोगे, कार्बन से इसको हीट करोगे तो देख लो CO बन जाएगा, CO2 बन जाएगा, ये सारी चीजें आप इसको कर सकते हो। पहले CO2 बना, बाद में जब आप कार्बन से करोगे, है ना, तो कार्बन से आपने किया तो ऑक्सीजन कम है तो क्या बना, कार्बन मोनोऑक्साइड। और अगला क्या है, डिस्प्ले रिड्यूसिंग बाय डिस्प्लेसिंग। डिस्प्लेसमेंट से कौन कौन से लोग को, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, ये लोग डिस्प्लेसमेंट करवाते हैं जो हाई रिएक्टिव वाले होते हैं। तो आप जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे देखोगे, मैंने सारे क्वेश्चन डाले हैं, तो डिस्कस करें ना करें कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन एक बार देखो आप, सारे क्वेश्चन। ये 123 देखो, एक बार 123 देखो। पहला भाई देखो, जो मेटल वन ऑफ द लास्ट या सेकेंड लास्ट एट द थर्ड पोजीशन इन द एक्टिविटी सीरीज। तो हमने कहा कि जो सबसे लास्ट होते हैं, खराब से होते हैं मेटल, वो सारे क्या करवाते हैं, कार्बन वाले, तो उनको रिडक्शन कार्बन से करवाया जाता है, ठीक है। मेटल बी विच गिव विगरस रिएक्शन इवन विद द मेटल विद द एयर। ये आपसे कह रहा है कि यार जो ऐसे मेटल हैं जो बहुत तेजी के साथ रिएक्शन देते हैं, तो हमने कहा इनको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाते हैं, ठंडा। दूसरा, मेटल सी विच के द मिडल, जो मिडल में आपके बहुत सारे होते हैं उनको हम एल्युमिनियम से करवा देते हैं, है ना, एल्युमिनियम से भी करवाते हैं। चलो, अच्छा ही कार्बन से भी करवाते हैं बट एल्युमिनियम से भी है ना यहाँ पे। पहले इसको देखो, फिर ये कुछ क्वेश्चन इधर है, खाली देखते जाओ पढ़ते जाओ क्वेश्चन। रेलवे ट्रैक में क्या यूज किया था, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में क्या यूज किया था, देखो सारा पढ़ोगे, कंसंट्रेशन। हाँ ये पूरा पूरा क्वेश्चन खाली पर ध्यान से देखो, आंसर सारा आपको यहाँ मिल जाएगा, सारा आंसर यहाँ मिलेगा आपको 33 का। कि पहला मरकरी ओर का नाम पूछ लिया है, तो हमने कहा सिनाबार होता है। मरकरी को ऑक्सीजन का सल्फाइड ओर है, तो ऑक्सीजन देंगे तो ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के बाद हीट कर देंगे, निपट जाएगा। जिंक कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट को क्या करेंगे, इनमें पहले से ऑक्सीजन है तो कैल्सिनेशन करेंगे, ये भी डन हो गया अपना, है ना। उसके बाद जो मेटल आपका है, सी का जो पहला क्वेश्चन आपका है, रेल हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो वो कौन सा मेटल होता है, एल्युमिनियम। हमने कहा मेटल कौन सा होता है, एल्युमिनियम। और जब ये रिएक्शन आयरन के साथ करवाते हैं, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, हीट निकलने के बाद मेटल पिघल जाता है और उसको रेलवे ट्रैक में यूज किया जाता है। देखो पूरा हमने लिखा है, तो पढ़ने की जरूरत नहीं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन अभी हमने पढ़ा था, जो आपका NaCl मोल्टेन होता है तो Na प्लस बनता है, जो किस पे जाता है, कैथोड पे, वहां से Na प्लस से Na बन जाता है। ये पूरी कहानी हम पढ़ चुके हैं, पूरी कहानी पढ़ चुके हैं, हर एक क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके हैं। बस आप एक बार खाली देख लो कि हाँ यार ऐसा कुछ क्वेश्चन आते हैं, देखते हुए चलो, रोक लो देख लो, रोक लो देख लो, है ना, रोक लो देख लो, रोक लो देख लो, है ना, सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। चलो वो कर, इसको भी एक बार नजर दौड़ा लो अपनी, ताकि ये ना हो कि यार क्वेश्चन हमने, इसलिए मैं सारे ऐड कर दिए कि भाई पढ़ा दिए, ताकि ऐड कर दिए। आप एक बार खाली PDF ये देखते हुए चलो, कोई भी चीज में ऐसी मिलेगी जो आपको, सारे ही हैं, चलो सारे ही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 मैं इसको इंपॉर्टेंट कर देता हूँ, एक क्वेश्चन में आपकी सारी कहानियां हैं, एक क्वेश्चन में आपकी सारी कहानियां हैं, इसको आप जरूर देखना। 37 को आप जरूर देखना, क्वेश्चन नंबर 37। चलो 39 भी हो गया है और किसी की जरूरत है नहीं, 37 को आपको देखना है। भाई क्वेश्चन पढ़ो, ये क्वेश्चन पढ़ लो, एक बार ऊपर कर देता हूँ, खाली क्वेश्चन आप पढ़ो और कुछ नहीं, फिर कोरिजन पे आ जाते हैं।
हाँ, ये क्वेश्चन खाली आप लोग पढ़ लो, रोक के एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, ताकि हाँ मैंने आंसर नहीं दिया है क्योंकि हमारे ऑलरेडी आंसर दे चुके हैं। बस देख लो एक बार, खाली रोको, क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा, हाँ हमें क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, सारे क्वेश्चन हो गए हैं, डिस्कस हो गए हैं अपने। चलो हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कोरिजन पे। चाय भी ठंडी हो गई यार। ओहो भाग गया। चलो एक लाइन का कोरिजन, तो आपने बचपन से क्लास 7 से ही कोरिजन पढ़ रखा था। हम यहाँ डिस्कस करते हैं अपने सिलेबस के अंदर क्या है भाई। कोरिजन का हम सिंपल मतलब क्या समझते हैं, जंग लगना। क्या समझते हैं, जंग लगना। यहाँ पे क्या है, द सरफेस ऑफ द सम मेटल सच एज आयरन इज कोरोड व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर। जब लंबे समय तक आप किसी आयरन आर्टिकल को, मोस्टली कोरिजन का मतलब जंग लगना होता है, रस्टिंग। कोरिजन एक कॉमन वर्ड है। कोरिजन का मतलब जो भी आपके मेटल्स हैं उनकी सरफेस खराब हो जाना, उनकी सरफेस की चमक चली जाना किसी वजह से, उसे क्या बोलेंगे, कोरिजन। सही बात है। अब देखते हैं क्या क्या हुआ होगा साइड में। ये आप पढ़ लेना, मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान देना, मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान देना, जो ये साइड में है ना। लैंग्वेज सबको लिखी होती है। चलो पहला ये एजी है। एजी क्या बोलते हैं, एजी है ना, सिल्वर। सिल्वर को जब आप एयर में छोड़ देते हो, ओ सॉरी एक मिनट गाइस, पावर लैपटॉप को बंद हो रहा है, जस्ट एक मिनट वेट करिएगा आप लोग। ऐसा ना कि पावर बंद हो जाए, लैपटॉप की वीडियो चली जाए पूरी। हाँ चलो सही हो गया। चलो ध्यान से, एयर हम ये कह रहे हैं आपका जो एजी है, जो सिल्वर है, अगर आप उसको एयर में छोड़ दोगे, वहां सल्फाइड होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो ये क्या बन जाता है, सिल्वर सल्फाइड। इसका क्या नाम होता है, देखो एजी का मतलब सिल्वर, एस का मतलब सल्फाइड। किस कलर का होता है, ब्लैक कलर, तो आपको पहले याद रखना है। दूसरा, कापर को जब छोड़ दिया जाता है, कापर रिएक्ट करता है CO2 के साथ, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बना लेता है कापर का, कार्बोनेट, जो किस कलर का होता है, ग्रीन। और आयरन भाई को तो आप जानते हो कि एयर चाहिए और मॉइस्ट चाहिए, नमी चाहिए, क्या बना लेगा, ब्राउन कलर का रस्ट। तो इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, रस्ट बोलते हैं ना, सबको पता है यही हमारा क्या है, रस्ट। यही क्या होता है, रस्ट। देखो तो ये क्वेश्चन आ चुका, किस किस तरीके से सिल्वर आर्टिकल, ये सारे क्वेश्चन देखो आ चुके हैं कि सिल्वर कलर किस तरीके से ब्लैक हो जाता है समटाइम, कॉपर वेसल किस तरीके से अपना छोड़ देता है, ग्रीन कोट, सब। तो यानी जितने भी आपको इसके ऊपर आंसर आएंगे, आपको इन्हीं तीनों में आपको आंसर मिल जाएंगे। चलो फिर नीचे वाले की तरफ चलते हैं। तो समझ में आया ना किस तरीके से आपको चर्चा करनी है, बस इतना पढ़ना यार। अगला एक एक्टिविटी आपको दी हुई है, फिर प्रिवेंशन, फिर टॉपिक खत्म। चलो एक्टिविटी, आपको एक्टिविटी है तो एक्टिविटी समझ लो किस तरीके से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी है आपकी। तो आपको क्या क्या किया गया है, देखो एक है जिसमें एयर भी है, एयर और साथ में रस्टी आयरन, वाटर और एयर दोनों है। लो भाई एयर और वाटर दोनों है। इस वाले में क्या है, लेयर ऑफ ऑयल। अब ये कहानी समझना, ऑयल की लेयर, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ बन सकता है। लेयर ऑफ ऑयल क्यों डाली गई है, ये रोकेगा डिजॉल्व इन द वाटर, ताकि हवा पास ना हो पाए वाटर के अंदर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से 1 नंबर का, कि आपने एयर का यूज क्यों किया। यहाँ क्या ड्राई एयर, यहाँ कुछ है ही नहीं, एनहाइड्रस जो ड्राइंग एजेंट है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि जो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है वो क्या होता है, अच्छा इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, एन कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2, ड्राइंग एजेंट यानी पानी सुखवाने का काम करेगा, तो ड्राइंग एजेंट है। क्या है, ड्राइंग एजेंट। एक्ट दो, इन्वेस्टिगेटिंग द कंडीशन अंडर द विच आयरन रस्ट। अब आयरन किस कंडीशन में रस्ट होगा, तो बताओ। आयरन की रस्टिंग के लिए क्या चाहिए, वाटर। तो पहले दिमाग लगाओ, आयरन की रस्टिंग के लिए क्या चाहिए, एयर। चलो पहले एयर चाहिए, तो यार इसमें तो ड्राई एयर है, इसमें तो मॉइस्ट एयर है, तो अंदर जाएगी ही नहीं, इसमें एयर है। दूसरा क्या, वाटर भी चाहिए, तो एयर और वाटर का मिक्सचर होना चाहिए, एयर और वाटर का मिक्सचर। इसका मतलब किसके अंदर होगा, टेस्ट ट्यूब ए के अंदर, पहले वाले के अंदर, है ना। चलो उसके बाद वाटर आर प्रेजेंट, टेस्ट बनो और अगला एक्टिविटी आपसे पूछा गया 2017 में। देखो यहाँ कैसे, पहला हम क्या लेंगे, 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे, क्लीन आयरन नेल लेंगे ABC, कुछ वाटर डालेंगे है ना, और कॉर्क से ढक देंगे। टेस्ट ट्यूब B के अंदर क्या करेंगे, सम बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर अलॉन्ग विद सम टॉर्पिन ऑयल, यानी कुछ ऑयल डाल, कोई भी यार कोई भी ऑयल डाल देंगे। C में सम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाल देंगे और कॉर्क डाल देंगे।
अब टेस्ट ट्यूब को देखेंगे फिर, तो हम देखेंगे जो टेस्ट ट्यूब ए है उसमें ही सिर्फ क्या हुआ है, नेल का रस्टिंग हुई है, क्योंकि वो एयर और वाटर उसको दोनों मिला है। तो हमने कहा बोथ एयर एंड वाटर, क्या क्या चाहिए, एयर भी चाहिए और वाटर भी रस्टिंग के लिए चाहिए, बस इतनी सी बात है एक्टिविटी के अंदर। चलो प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ऑफ द रस्टिंग, कोरिजन, सॉरी कोरिजन से प्रिवेंशन के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये आता है। तो हमने कहा भाई रस्टिंग से पहला पेंट कर दो, ऑयल कर दो, ऑयलिंग ग्रीसिंग कर दो, गैल्वेनाइजेशन कर दो, प्लेटिंग कर दो, एलॉय बना दो। तो दो हमारे लिए सबसे खास है, एक तो गैल्वेनाइजेशन, मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग द थिन लेयर ऑफ द जिंक, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे हुआ होगा उस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा, कैसे हुआ होगा। देखो मैं ये कह रहा हूं कि मेरा ये आयरन है, देखो ये Fe आयरन है, तो यही जंग लगता था यार, इसी पे क्या है, वाटर और एयर आते थे, जंग लगा के चले जाते थे। तो मैंने क्या किया, इसी के ऊपर की एक लेयर बना दी, इसी के ऊपर एक लेयर बना दी, किसकी लेयर बना दी, जिंक की, किसकी लेयर बना दी, जिंक की। अब जो भी रिएक्शन करने आएगा, समझना, जो भी रिएक्शन करने आएगा किससे करेगा, जिंक से, तो आयरन हमारा बच जाएगा। जो चारों तरफ हमने क्या कर दिया, उसकी लेयरिंग, यानी कहीं से भी आ ना पाए, तो हम बस इतनी सी प्रोटेक्शन, तो इसे क्या बोलेंगे, गैल्वेनाइजेशन, है ना, जिंक की लेयर बना दी। अलॉय, अलॉय का मतलब क्या होता है, सिंपल एक लाइन में, देखो आप किसी मेटल को मेटल से मिला दो, मेटल प्लस मेटल का मिक्सचर कर दो, या आप एक काम करो, मेटल को नॉन मेटल से मिला दो, स्लैश का मतलब ये हो, तो मेटल को मेटल से मिला दो या मेटल को नॉन मेटल। जैसे एग्जाम्पल, आयरन मिक्स विद स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, पहला कि आयरन के अंदर अगर थोड़ा सा कार्बन मिला दिया जाए तो ये क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है ना, क्यों का, तो ये पहला स्ट्रॉन्ग। दूसरा, स्टील के अंदर आयरन, निकिल और क्रोमियम होता है ना, आयरन, निकिल और क्रोमियम होता है, ये याद रखना। ब्रास के अंदर कॉपर और जिंक होता है, ब्रोंज के अंदर कॉपर और टिन होता है, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट डिस्कवर्ड है ये, तो ये आपको याद रखना है। ब्रॉन्ज, देखो इसके अंदर जेड है, तो इसके अंदर जेड नहीं है, जेड ऊपर वाले के अंदर है, बात समझ में आई। इस तरीके से दोनों के अंदर कॉमन क्या है, दोनों के अंदर कॉमन क्या है, ये दोनों क्या है, आपस में कॉमन है, कॉपर दोनों के अंदर कॉमन है। गैल्वेनाइजेशन और एलॉय में डिफरेंस देख लो, ये प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव जिंक लेयर, तो इनमें क्या होता है, अभी बताया था, गैल्वेनाइजेशन के अंदर एक जिंक की कोटिंग की जाती है, जबकि एलॉय के अंदर दो और मेटल कंबाइन होते हैं, है ना, जुड़ जाते हैं, मेटल और नॉन मेटल। इट इज डन थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस, ये इलेक्ट्रोलाइसिस से करवाया जाता है, और ये हीटिंग, ऐसा है नहीं सिलेबस में, एक बार क्वेश्चन आया था इसलिए देख ले, 2020 में देखो, है ना, और एलिमेंट डिफिनिट प्रोपोर्शन कूलिंग द इनर मेटल आर नॉट चेंज, तो हमने जो प्रॉपर्टीज है इनर मेटल की वो नहीं चेंज होती है। यहाँ पे सब कुछ क्या हो जाता है भाई, दो मेटल को आपने मिक्स कर दिया, चेंज हो गया, इसमें तो आपने खाली ऊपर की पेंटिंग की है। चल आगे बढ़ जाते हैं, मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन खास है, फिर भी देख लेते हैं। अब ये आपको दिया हुआ है, डिफाइन द कोरिजन फलाना ढिमकाना, तो एक बार पढ़ के देख लो, पूरा क्वेश्चन सारा यहीं पर आपको मिल जाएगा, पहला है ना, सब देख लो। डिफाइन द कोरिजन, तो हमने कहा भाई द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग ऑफ द मेटल ड्यू टू कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड, तो हम क्या कहेंगे, स्लोली ईटिंग ऑफ द, क्लास 7 से ये डिफिनेशन है। व्हाट इज कोरिजन ऑफ आयरन कार्ड, तो हमने कहा इसको रस्टिंग बोला जाता है, दूसरा क्वेश्चन है ना। तीसरा, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द कोरिजन ऑफ सिल्वर, तो हमने कहा भाई सिल्वर ब्लैक कलर का हो जाता है, सिल्वर ब्लैक कलर का हो जाएगा, इससे हमें पता चल जाएगा, है ना, फॉर्मेशन ऑफ सल्फाइड की। अगला, कोरिजन एक सीरियस प्रॉब्लम है, हमने कहा यस यार, कोरिजन अब जो सीरियस प्रॉब्लम है, एवरी ईयर लार्ज अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड रिप्लेस आयरन आर्टिकल, कोरिजन कॉज डैमेज टू कार है, बॉडीज है, बहुत सारी चीजों पे तो एक डैमेज। दूसरा, कैसे प्रिवेंट करेंगे, तो पेंटिंग, ग्रीसिंग, देखो सारी चीजें। मैं समझता हूँ कि आपके सारे क्वेश्चंस कवर्ड हो चुके हैं, और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, बट मुझे लगता है इतने में आपका काम हो जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा तो ज़रूर कमेंट किया करिए, उससे एक मोटिवेशन मिलता है हमको भी वीडियो बनाने के लिए, और इसको अपने दोस्तों को और सब तक शेयर करिएगा, है ना, अगर आपको अच्छा लग रहा है। और इस तरीके से आपको कौन सा और चैप्टर चाहिए आप उसको भी डिटेल में बता दीजिएगा पूरा लिख कर, और बाकी और भी चैप्टर्स आपके आने शुरू हो जाएंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में।